सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से एंशिएंट इंडिया के हड़प्पन सिविलाइजेशन टॉपिक पे बात करी थी। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों से वैदिक टॉपिक पे बात करूंगा और इन 4 पॉइंट्स को आप लोगों को कवर कराने का प्रयास करूंगा। मित्रों ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और आज के इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपकी वैदिक पीरियड पे बड़ी सॉलिड ग्रिप स्थापित हो जाएगी। और मित्रों आप लोग यदि मेरे साथ इंडियन हिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स को कवर करना चाहते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और उसके साथ साथ वर्ल्ड, तो आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं, जहां मेरे साथ साथ आपको इंडिया के दूसरे टॉप एजुकेटर्स भी आपकी सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं। तो अगर आप लोग मित्रों जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी से, तो आप लोग मेरे रेफरल कोड अनुज यूपीएससी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और जितने भी लोगों को यूपीएससी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो मित्रों अनअकैडमी आप लोगों के लिए 0% प्रोसेसिंग फीस, 0% इंटरेस्ट रेट और कोई भी हिडन चार्ज के बिना लोन की सुविधा लाया है। यदि आप लोग मंथली इंस्टॉलमेंट में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दे रखा है। यहां पे राहुल सर आपकी मदद करेंगे कि किस प्रकार से आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन के साथ शुरू कर सकते हैं। मित्रों आप लोग देख सकते हैं कि अनअकैडमी पे जब मैं अपने लेक्चर्स को लेता हूं, तो अभी मेरा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पे कोर्स चल रहा है, तो लर्नर्स का वहां पे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक रहा है और काफी लोग उस कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को बड़ा सॉलिड कर रहे हैं। तो यदि आप भी अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड करना चाहते हैं लाइव लेक्चर्स के साथ में, तो आप लोग मेरे साथ वहां भी जुड़िए। यहां भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स लाता रहूंगा और आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हैं। मित्रों मेरा कोड अनुज यूपीएससी है। सब्सक्रिप्शन को लेते समय आप इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ साथ लोन की सुविधा के लिए आप लोग नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। सो हेलो एंड वेलकम टू अनुजकर कोचिंग। नमस्कार, अनुजकर कोचिंग के आज के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर आज हमारा अगला लेक्चर है, प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर। तो पिछले लेक्चर में हमने अपने पहले सत्र को कंप्लीट किया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने जानकारी ली और आज के सत्र में हम किस विषय में पढ़ने वाले हैं? आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैंने कुछ आंसर्स दिए थे, कुछ क्वेश्चंस दिए थे क्लास के दरमियान, तो उन सभी को मैंने चेक करा। सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चंस मैं देता हूं, हर एक बच्चा उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करे। लगभग केवल 24-25 अभ्यर्थियों ने ही उसके ऊपर लिखा था, जबकि आपकी क्लास की संख्या उससे कई ज्यादा है। तो आंसर सबके आना चाहिए। ऑनलाइन बच्चे भी लगातार आंसर्स को भेजते रहें और आप लोग भी निरंतर आंसर को प्रैक्टिस करें। दोस्तों पिछले लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के साथ एक जो सीमा रही वो ये रही कि हड़प्पा सभ्यता में हमारा जो मुख्य आधार हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का रहता है वो साहित्यिक स्रोत कम और पुरातात्विक साक्ष्य ज्यादा होते हैं। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टडी का बेसिस है उस पे लिटरेरी वर्क या लिटरेरी सोर्सेस का हमारा जो आधार रहता है पढ़ने का, वो लिटरेरी सोर्सेस कम रहते हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक साक्ष्य ज्यादा रहते हैं। मैं आपको इस बारे में बता चुका था कि हालांकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लिपि का प्रयोग करते थे, लिटरेट थे, लेकिन बावजूद उसके हड़प्पन लिपि को अभी तक डिकोडिफाई नहीं करा जा सका है। इसलिए हमारे पढ़ने का मुख्य आधार
हमेशा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों को आधार बना के स्टडी करने में कुछ सीमाएं भी रहती हैं, कुछ लिमिटेशंस भी रहती हैं कि पुरातात्विक साक्ष्यों को आधार बना के, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को बेस बना के हम कुछ हद तक अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में जान सकते हैं, लेकिन ज्यादा हद तक राजनीति और धर्म के बारे में हम समझ नहीं पाते हैं। और जब हम हड़प्पा सभ्यता से आगे भारत के इतिहास में बढ़ते हैं तो हमको वैदिक सभ्यता में लिखित स्रोतों की भी बहुलता मिलती है। और जैसे जैसे आप अपने प्राचीन भारत के इतिहास में आगे बढ़ते चले जाओगे, वैसे 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 पुरातात्विक साक्ष्यों से साथ साथ लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोतों का भी आपको स्टडी में रोल मिलता चला जाएगा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से वैदिक सभ्यता में जब हम आए तो लिटरेरी सोर्सेस की बहुलता मिली, और फिर बाद में जैसा कि आप महाजनपद पीरियड में जाओगे, मौर्य काल में जाओगे, तो मौर्य काल में जब हम जाते हैं तो हमें चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, स्ट्रोबो और प्लिनी का जो इतिहास है उससे हमें काफी सारी चीजों के बारे में पता लग पाता है। हालांकि चाणक्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका की भी कुछ अपनी सीमाएं हैं। जब हम मगध मौर्य काल में आएंगे तो इन सीमाओं के बारे में भी, लिमिटेशंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा अधिक स्पष्ट रूप से हम वैदिक सभ्यता के बारे में बोल पाते हैं क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ साथ हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस भी हैं। परंतु एक समस्या की बात यह है कि ऋग्वेद के 10वें, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल मिलते हैं। तो ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उसमें से प्राचीनतम मंडल 2 से 7 मंडल हैं। प्राचीनतम मंडल 2 से 7 मंडल हैं, और जो 1, 8, 9 और 10वां मंडल है इनको बाद में जोड़ा गया है। जब हम वैदिक सभ्यता का अन्वेषण करते हैं तो हमको जानकारी मिलती है कि 2 से 7 तक के ऋग्वेदिक काल में जो मंडल रहे उसमें 2 से 7 तक के सबसे प्राचीनतम है, और 1, 8, 9 और 10 को बाद में जोड़ा गया। वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोतों में भी एक सीमा यह देखने को मिली, खासकर ऋग्वेदिक काल के, कि ऋग्वेदिक काल का जो साहित्य था वो मौखिक रूप में ही, परंपरा में ही आगे बढ़ता रहा, और बाद में जाके उसको लिखित उत्तर वैदिक काल में किया गया। इस हिसाब से थोड़ा सा प्रामाणिकता की प्रॉब्लम आ जाती है कि कितना उसमें प्रामाणिकता है, कितना वो शुद्ध है, कितना वो प्योर है, क्योंकि अधिक समय तक वो चलता रहा मौखिक रूप में, फिर उसको बाद में लिखित रूप में उसका संकलन किया गया। फिर भी कहीं ना कहीं हमें हड़प्पा सभ्यता से रिसोर्सेस की, लिटरेरी सोर्सेस की, साहित्यिक स्रोतों की थोड़ी सी बढ़ती हुई भूमिका आपके ऋग्वेदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में या वैदिक पीरियड में दिखती है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे हड़प्पा सभ्यता की बात करते हुए आपको बताया हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में क्या क्या मत हैं। हड़प्पा सभ्यता को एक तरफ इतिहासकार मेसोपोटामिया से कट कॉपी पेस्ट बताते हैं, दूसरे तरह के इतिहासकार थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा सा उदारवादी इंटरप्रिटेशन करते हुए बोलते हैं कि केवल हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता में केवल टाउन प्लानिंग आई थी। तीसरे कैटेगरी के इतिहासकार कहते हैं कि साहब टाउन प्लानिंग कहां से आई थी, तो दूसरे कैटेगरी के इतिहासकार कहते हैं कि साहब दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशन थे, व्यापारिक संबंध थे। तो फिर तीसरे, एक प्रकार का वाद विवाद चल रहा है, तो फिर तीसरे प्रकार के कहते हैं कि साहब अगर व्यापारिक संबंध थे तो व्यापार तो भारत उपमहाद्वीप में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंटरनल ज्यादा रहा होगा, क्योंकि मेसोपोटामिया या वेस्ट एशिया या पश्चिम एशिया की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में हमको रिसोर्सेज की बहुलता मिलती है। और अगर दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध भी था तो वो पर्शियन गुल्फ, फारस की खाड़ी के माध्यम से था, दोनों के बीच में डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन नहीं था। तो उत्पत्ति में अलग अलग मत देखने को मिले। हमने हड़प्पा सभ्यता के समय के धर्म को भी, दर्शन को भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की।
अब देखो, धर्म और दर्शन के बारे में सीमित जानकारी क्यों खींच पाते हैं हम? वो इसलिए हम उसके बारे में लिमिटेड जान पाते, साहित्यिक स्रोतों की कमी देखने को मिली। और हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा, भाई इट वॉज नॉट ए वॉरलाइक सिविलाइजेशन, ये एक युद्धरत सभ्यता नहीं थी, इट वॉज ए पीस लविंग सिविलाइजेशन। फिर हड़प्पा सभ्यता के हमने नगरीय नियोजन, टाउन प्लानिंग के ऊपर बात करी और देखने की कोशिश की, हालांकि एक रूपता तो नहीं थी, डाइवर्सिटी आना स्वाभाविक है, विविधता आना स्वाभाविक है, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग थी उसको कमतर ना कहा जाए, वो उत्कृष्ट कैटेगरी की थी। इस प्रकार हमने अपनी हड़प्पा सभ्यता की नॉलेज को विकास किया। और मैं आपको क्लास की स्टार्टिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता चुका था कि मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान की सभ्यता के विपरीत भारत की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में या भारतीय सभ्यता में निरंतरता के तत्व पाए गए, एंड इट हैज बीन प्रिजर्व्ड इन द मॉडर्न डे विदाउट एनी ब्रेकडाउन, कि किसी भी ब्रेकडाउन के बिना आज तक उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। हालांकि छोटे मोटे परिवर्तन बीच में आते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारी निरंतरता की चीज दिखती है। तो ये जो प्रश्न है, ये एक ऐसा प्रश्न है मेरे दोस्तों जो आपको काफी सारा कंटेंट देगा। अब आगे मैं आपको बताऊंगा भी सही, जैसे जैसे हम वैदिक सभ्यता में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करें वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक पीरियड जिसमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों पीरियड आ गए आपके, तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम अपनी डिस्कशन को शुरुआत करें। उससे पहले आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया, हड़प्पा की तुलना में हमें यहां पे लिटरेरी सोर्सेस ज्यादा मिलते हैं, और एक जो लिमिटेशन है वो भी मैंने आपको बता दी कि बाद में इनका संकलन किया गया, पहले वे मौखिक परंपरा में चलते रहे। वैदिक काल को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। ये पीरियड था आपका 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का, 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का, और इसके बाद कौन सा पीरियड शुरू हो जाएगा आपका? महाजनपद पीरियड, जिसको आप बुद्ध काल के नाम से भी जानते हो। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से पढ़ सकते हैं। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के दौरान समाज कैसा रहा, ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था, और उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज में किस तरह से परिवर्तन आ गए। ऋग्वैदिक काल में पॉलिटी कैसी थी, और उत्तर वैदिक काल में आते आते राजनीति में किस तरह के परिवर्तन आ गए। सेम गोज फॉर रिलीजन, धर्म, और चौथा आपकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अब मैं आपसे अपने इतिहास के लेक्चर्स में काफी समय से काफी बार बोलता हुआ आ रहा हूं कि कभी भी आप जब इतिहास का अध्ययन करोगे, हाल ही में मैंने कुछ ही दिनों पहले एक मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक कंबाइंड लेक्चर लिया था, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज, राजनीतिक दर्शन शास्त्र के ऊपर। अगर आपने अभी एंशिएंट हिस्ट्री शुरू ही करी है, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, पहले आप एंशिएंट को कवर करने का प्लान कर रहे हो, वो एक ऐसा लेक्चर है जो आप अभी भी देख सकते हो, उसको काफी फायदेमंद आपका रहेगा। तो उसमें मैंने बताया था कि हमेशा हमें इन चारों टॉपिक्स को साथ साथ जोड़ के देखना होता है। इन चारों का एक दूसरे पे प्रभाव रहता है। इन चारों को एक इंक्लूसिवनेस, समावेशिता के साथ हमको कवर करना होता है। समाज, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था। अब वैदिक सभ्यता के बारे में हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से चलेंगे कि वैदिक सभ्यता में किस प्रकार का समाज था, और फिर लेटर वैदिक पीरियड में उसमें किस तरह का परिवर्तन आया,
और फिर लेटर वैदिक पीरियड से जब महाजनपद पीरियड में आए तो क्या परिवर्तन आया, इसका आज मैं आपको हिंट दे दूंगा। दोस्तों, ऋग वैदिक काल में जो सोसाइटी थी, जो समाज था, उसकी कबीलाई संरचना थी, जनजातीय संरचना थी, और समाज का, सोसाइटी का जो मुख्य आधार था वह जन था। मतलब ऋग्वैदिक कालीन समाज कबीलाई संस्था, कबीलाई स्ट्रक्चर को दर्शाता है, और जो राज्य था वो जन आधारित हुआ करता था, ना कि वो क्षेत्र आधारित हुआ करता था। जो राज्य था वो जन आधारित हुआ करता था, ना कि क्षेत्र आधारित। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज जन आधारित हुआ करता था, ना कि क्षेत्र आधारित, और जो समाज था उसमें एक प्रकार की कबीलाई संरचना को या जनजातीय संरचना को देखा गया। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये सर कबीलाई संरचना क्या होती है, या राज्य जन आधारित था, क्षेत्र आधारित नहीं था, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये पॉइंट आपने क्यों लिखवाया? धीरे धीरे इसके ऊपर बात करेंगे। राज्य दोस्तों एक तरफ जन आधारित तो था, दूसरी तरफ राजा का जो मुख्य काम था वह अपने जन को लीड करना था या अपने कबीले को लीड करना था और उसकी रक्षा करना था, और उसकी रक्षा के लिए युद्ध करना था। कबीलाई संरचना या जनजातीय संरचना से मेरा मतलब एक ऐसी व्यवस्था से होता है जहां पे लोगों ने अपना स्थायी जीवन यापन करना, परमानेंट जीवन यापन करना भी शुरू नहीं किया है। पीपल आर मूविंग इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड प्लेस। ऐसी व्यवस्था को आप कबीलाई संरचना कहते हो, और जो लोग ऐसा जीवन यापन करते हो उसको आप अर्ध खानाबदोश जीवन कहते हो, नोमैडिक जीवन कहते हो। तो ऋग्वैदिक काल में जो लोगों का जीवन था, जो समाज का स्ट्रक्चर था, वो कबीलाई संरचना का था या जनजातीय समाज था। इसका मतलब अभी उन्होंने क्षेत्र आधारित जीवन को जीना यापन नहीं किया था। जब जीवन क्षेत्र आधारित होगा इसका मतलब लोगों ने ज्यादा स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। और राजा को जो मेन पेशा था, द मेन ड्यूटी ऑफ द किंग वॉज टू लीड हिज कबीला। कबीले में लोग हुआ करते थे, 100, 150, 200, 500 लोग हुआ करते थे। छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। कबीले को आप जन भी बोल सकते हो, कबीले को हम जन भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के दो डेफिनेशन निकल के आ गई थी, राज्य जन आधारित था, कबीले पे आधारित था। ये दोनों बातें एक ही हैं, और लोग जनजातीय जीवन जीते थे या कबीलाई संरचना समाज को देखने को मिलती थी। और राजा का जो मुख्य दायित्व था वो एक तो अपनी प्रजा, अपने जन की रक्षा करना था, और दूसरा युद्ध लड़ना था। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा के दायित्वों में कमी क्यों देखने को मिली, या ऋग्वैदिक काल में लोगों ने क्षेत्र आधारित जीवन क्यों नहीं दिया। जब हम ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि लोगों का जो अर्थव्यवस्था में मुख्य पेशा था वो एनिमल रियरिंग था, वो पशुपालन था, और जो एग्रीकल्चर था वो उनका सेकेंडरी वर्क हुआ करता था, वो उनका गौण कार्य, द्वितीय काम हुआ करता था। जो मेन पेशा था, जो मुख्य व्यवसाय था या जो प्राथमिक कार्य था वो उनका एनिमल रियरिंग हुआ करता था, मतलब पशुपालन हुआ करता था, और कृषि उनका द्वितीय महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। अब दोस्तों कहीं ना कहीं हमको यह समझ में आता है, हाँ मैं 1 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा आप लोगों के साथ ज्वाइन करता हूं।
कहाँ थे हम लोग? हम लोग पढ़ रहे थे कि ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, द मेन बेसिस ऑफ इकोनॉमी वॉज एनिमल रियरिंग, नॉट एग्रीकल्चर। और दोस्तों ये वास्तविक सी बात है कि जब तक लोग पशुपालन को करेंगे वे ज़्यादा स्थायी जीवन को नहीं जिएंगे, वे जनजातीय जीवन को जिएंगे। एक बार जब उनका कृषि मुख्य आधार अर्थव्यवस्था का द मेन बेसिस ऑफ इकोनॉमी बिकम्स एग्रीकल्चर, देन दे विल स्टार्ट लिविंग ए मोर परमानेंट काइंड ऑफ नेचर ऑफ लिविंग। एक बार जब उनका मुख्य पेशा कृषि बन जाता है तो वे अपने जीवन को ज्यादा स्थायी रूप में जीने लगेंगे। अभी तक जो मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अभी हम जाएंगे डिटेल में जाएंगे, आप देखिएगा कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा पूरा। काफी मजा आएगा आज के लेक्चर में, बहुत फंडामेंटल लेक्चर है आज का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक कनेक्शंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। बेसिक कनेक्शन आप ढूंढने की कोशिश करें कि एक तो राज्य जो था वो जन आधारित था, दूसरी बात लोग परमानेंट जीवन नहीं जीते थे, अर्ध खानाबदोश जीवन को जीते थे, और तीसरी बात जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वे कृषि नहीं होते हुए वो कृषि नहीं होते हुए पशुपालन हुआ करता था। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को इस बात को समझना होगी कि जब मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको पढ़ाया था कि हड़प्पा सभ्यता एक सरप्लस इकोनॉमी थी, एक अधिशेषी अर्थव्यवस्था थी, और लोगों के पास उनके जीवन जीने के लिए उनको जितना चाहिए उससे ज्यादा हुआ करता था। एक सबसिस्टेंस इकोनॉमी, एक अधिशेषी, एक जीवन जीने योग्य अर्थव्यवस्था। दूसरी तरफ एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें लोगों को जीने के लिए जितना चाहिए उतना उनके पास होता है। तो हड़प्पा सभ्यता में सरप्लस इकोनॉमी थी, आज की तरह जैसे आज की अर्थव्यवस्था अधिशेषी अर्थव्यवस्था है। ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो ज्यादा सरप्लस नेचर की नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल में एग्रीकल्चर जो था वो द्वितीयक मेन पेशा था, जो प्राथमिक मेन पेशा था वो एनिमल रियरिंग था। और दोस्तों इतना ही नहीं, ऋग्वैदिक काल में राजा के द्वारा अपनी कबीले की हेल्प को लेके जो युद्ध लड़े जाते थे वो भी कहीं ना कहीं पशुओं के कारण लड़े जाते थे, क्योंकि समाज में उसकी ज्यादा प्रतिष्ठा थी जिसके पास ज्यादा पशु थे। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यदि कृषि नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों ने ज्यादा सरप्लस जीवन को यापन नहीं किया। और कृषि की एक विशेषता होती है या खाने की एक विशेषता होती है कि लोग बागों के पास यदि इतना खाना हो जाता है कि वो अगले कुछ समय तक सस्टेन कर पाए, अगले बहुत सारे समय तक सस्टेन कर पाए, तो लोग कृषि से अपने आप को दूसरे क्षेत्रों में भी लगाते हैं। अरे भाई, आज यदि आप बात करोगे, मैं पहले भी ऐसी बात कर चुका हूं, दोबारा कर रहा हूं, आज यदि आप बात करोगे भारत की ऐसी प्रतिशत जनसंख्या से जिसके पास 2 जूल के खाने की व्यवस्था नहीं है, उसका प्राइमरी कंसर्न खाना रहेगा। और यदि आप उससे चौथी औद्योगिक क्रांति के कारण भारत में किस तरह से आगे वर्क का नेचर चेंज होने वाला है, और भारत में 98% जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स है टोटल वर्कफोर्स में, और भारत में 53% ऑटोमेशन पोटेंशियल है, अगर आप इस चीज की उसके ऊपर बात करोगे तो उसका प्रभाव कुछ भी नहीं रहेगा, वह आपको मूर्ख ही समझेगा। तो उसके प्राथमिकता यह है कि वे अपने 2 समय के भोजन की व्यवस्था को कर पाए। तो जब अर्थव्यवस्था सरप्लस इकोनॉमी में होगी तब लोगों का दिमाग विकसित होना शुरू होगा और लोग कृषि के अलावा भी अपने आप को दूसरे क्षेत्रों में लगाने की कोशिश करेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेगी। तो अगर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सरप्लस तरह का ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं हो पाया तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमें उतना ज्यादा डेवलप्ड स्थिति में व्यापार और वाणिज्य भी नहीं दिखेगा। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि व्यापार और वाणिज्य भी उतनी डेवलप्ड स्थिति में नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसका कारण कृषि का सरप्लस होना नहीं था, क्योंकि जब कृषि सरप्लस नेचर की ही नहीं हुई तो लोगों ने अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दिया कि हम जीवन जीने योग्य तो कर लें, और जब इकोनॉमी सरप्लस ही नहीं हो पाई तो उन्होंने कभी भी ट्रेड एंड कॉमर्स में जाने के बारे में सोचा ही नहीं। जब ऐसी स्थिति आएगी
कि 5,000 लोग 50,000 लोगों के लिए खाने को उत्पन्न कर पाएंगे तो बाकी के बच्चे 45,000 अपने आप को दूसरे कार्यों में भी सम्मिलित करेंगे, तो ट्रेड एंड कॉमर्स का भी विकास होगा। तो धीरे 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 दोस्तों जैसे हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता से, वैदिक काल से, ऋग्वैदिक काल से हम पोस्ट ऋग्वैदिक काल की ओर मुड़ेंगे, और फिर जब हम महाजनपद काल की तरफ मुड़ेंगे तो कृषि का विस्तार होगा, तो उसके साथ साथ पैरेलल में ट्रेड एंड कॉमर्स का भी, व्यापार और वाणिज्य का भी विकास होगा। मुगल मौर्य काल तक जाते जाते कृषि अर्थव्यवस्था और ज्यादा प्रसारित होने लगी थी, और ज्यादा उसका एक्सपेंशन होने लगा था, क्योंकि मौर्य काल में राज्य निवेश शब्द की भी चाणक्य के अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है, स्टेट इन्वेस्टमेंट शब्द की। और मौर्य काल में जाते जाते एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि राज्य की भी एक भूमि हुआ करती थी जिसका नाम था सीता भूमि। सीता भूमि से मेरा मतलब एक ऐसी भूमि से है जो राज्य भी जिसमें निवेश करता है। तो राज्य के द्वारा अब खुद भी कृषि में जब निवेश करा जाने लगा तो कहीं ना कहीं इसके कारण अर्थव्यवस्था और ज्यादा स्ट्रांग हुई। पहले तो लोग प्राइवेटली ये सारे काम करते हुए आ रहे थे, अब स्टेट ने भी इसमें एक्सपेंड करना जब शुरू कर दिया तो मौर्य काल में कृषि अर्थव्यवस्था के साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स में और विकास होते हुए दिखता है, और मौर्यन इकोनॉमी बैकबोन रहती है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की। अब दोस्तों अभी मैं इकोनॉमी पे डीप डिस्कशन पे चला गया हूं, अभी मैं सोसाइटी और पॉलिटी पे डीप डिस्कशन पे नहीं आया हूं, तो इकोनॉमी को ही सबसे पहले निपटाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। दोस्तों एनिमल रियरिंग मेन पेशा था, जिसके कारण लोगों ने ज्यादा परमानेंट स्थायी जीवन यापन नहीं करा। कृषि उनका द्वितीयक पेशा था, जिसके कारण सरप्लस इकोनॉमी हो नहीं पाई, और जब सरप्लस इकोनॉमी नहीं हो पाई तो लोगों ने अपने आप को ट्रेड एंड कॉमर्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया। तो क्या मैं इस कंक्लूजन को निकाल सकता हूं कि ऋग्वैदिक काल में जो टैक्सेशन सिस्टम रहा, जो कर प्रणाली रही, वो अल्प विकसित ही रही, जो कर प्रणाली रही उसका ज्यादा विकास नहीं हुआ। ऋग्वैदिक काल में जो टैक्सेशन सिस्टम था या जो कर प्रणाली थी वो विकसित नहीं हुई थी, या वो अपने स्टार्टिंग के फेज में थी दोस्तों। क्योंकि आप टैक्स कहां पे लगाओगे, आप टैक्स कहां पे लगाओगे? ना तो आपने एग्रीकल्चर को मेन पेशा बना रखा है, और ना ही आपके समय में ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा डेवलप हुई है। और ऋग्वैदिक काल में जो टैक्सेशन सिस्टम, कर प्रणाली थी, वो अल्प विकसित थी, और एक ही प्रकार के टैक्स की जानकारी मिलती है जो था बलि। तो ऋग्वैदिक काल में राजा के द्वारा बलि नामक टैक्स लिया जाता था। दोस्तों इसमें भी समस्या यह थी कि जो बलि नामक टैक्स था, इट वॉज नॉट ए कंपल्सरी टैक्स, यह अनिवार्य कर नहीं था। मतलब एक राजा के कबीले में, राजा के जन में यदि 200 लोग हैं तो उन 200 लोगों के ऊपर यह बाध्यता नहीं है कि वे आवश्यक रूप से बलि नामक कर राजा को दे ही सही। बलि आवश्यक कर, कंपलसरी टैक्स ना होते हुए राजा को दी जाने वाली एक स्वैच्छिक भेंट होती थी, एक प्रकार का गिफ्ट होता था। अब गिफ्ट में किसी प्रकार की कंपल्शन नहीं होती है, इफ यू वांट यू कैन गिव, इफ यू डोंट गिव। तो बलि नामक कर था, और बलि नामक कर भी अनिवार्य कर नहीं था, वो राजा को दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंट थी। अर्थात ऋग्वैदिक कालीन कर प्रणाली का विकास नहीं हो पाया था, और जब कर प्रणाली का विकास नहीं हो पाया, एक ही प्रकार के कर की जानकारी, बलि नामक कर की जानकारी मिल रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि राजा की आय के स्रोत भी लिमिटेड ही रहे होंगे, राजा की इनकम के स्रोत भी लिमिटेड ही रहे होंगे, राजा की आय के स्रोत या सोर्सेस भी सीमित ही रहे होंगे। तो राजा की इनकम का स्रोत मुख्य रूप से बलि टैक्स था, और वो भी एक प्रकार का कंपलसरी टैक्स नहीं है, राजा को दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंट है। दूसरा, राजा के द्वारा जो युद्ध लड़े जाते थे, और राजा के द्वारा जो युद्ध लड़े जाते थे वे अपने जन या अपने कबीले के लोगों की सहायता से लड़े जाते थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह रहा कि कर प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, टैक्सेशन सिस्टम का। तो कहीं ना कहीं राजा ने अपनी आर्मी भी नहीं रखी, क्योंकि जब उसकी इनकम ही लिमिटेड है तो वो आर्मी को कैसे सस्टेन करेगा। तो राजा की आय के स्रोत कम होने के कारण ना तो ऋग्वैदिक काल में एक सेना का निर्माण हुआ, और ना ही
राजा ने एक नौकरशाही रखना शुरू करी। राजा यदि युद्ध लड़ने के लिए मिलिट्री सर्विसेज लेता था तो वह अपने जन से ही लेता था, मतलब परमानेंट आर्मी का विकास नहीं हुआ। राजा की इनकम के स्रोत लिमिटेड थे, बलि नामक टैक्स था। दूसरा, जब वह अपनी प्रजा के साथ मिलकर दूसरे कबीले के ऊपर युद्ध करता था तो उस युद्ध में क्योंकि राजा ने नेतृत्व किया तो युद्ध की लूट में सबसे बड़ा भाग राजा का होता था। समझ में आ रहा है आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? अब दिमाग की बत्ती धीरे धीरे चलना शुरू होगी। इसलिए मैंने ये पॉइंट्स आपको यहां पे जो लिख रखे ना, मैंने अभी डिटेल में इनसे चर्चा थोड़ी ना की है। अगर आप सोचें कि अभी तक आपको ये समझ में आ गया है तो मैंने अभी इसके बारे में समझा ही नहीं, केवल इकोनॉमी के बारे में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इकोनॉमी समझेंगे तो उससे पॉलिटी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो अगर मैं ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निकालने की कोशिश करूं तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, बाद में नोट भी करेंगे, अभी समझना। पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में लोगों का जो मेन पेशा था वो पशुपालन था और जो द्वितीयक पेशा था वो एग्रीकल्चर था। दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का द्वितीयक आधार कृषि था, जिसके कारण यह समझ में आता है कि सरप्लस इकोनॉमी अधिशेषी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाया होगा और लोग बागों ने अपने आप को ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य में शामिल नहीं ही किया होगा। इस कारण ऋग्वैदिक काल में ना तो कृषि अधिशेष स्थिति में पहुंच पाई, ना ही उतने बड़े पैमाने में ट्रेड एंड कॉमर्स, ना ही उतने बड़े पैमाने में व्यापार और वाणिज्य का प्रसारित हुआ। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पे आइए। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, कृषि अभी भी अधिशेषी स्थिति में नहीं आई थी और ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप नहीं हुआ था। इसी कारण ऋग्वैदिक काल में जो कर प्रणाली थी उसका भी विकास नहीं हुआ, टैक्सेशन सिस्टम का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। और हमें ऋग्वैदिक काल से केवल एक ही प्रकार के हमें टैक्स की जानकारी मिलती है। राजा के द्वारा अपनी जनता के ऊपर बलि नामक कर को अधिरोपित किया जाता था, लेकिन यह भी एक कंपलसरी टैक्स अनिवार्य कर नहीं था, बल्कि राजा को दी जाने वाली एक स्वैच्छिक भेंट थी। अर्थात राजा की इनकम के स्रोत, राजा के एक प्रकार से जो आय के स्रोत है वो भी लिमिटेड रहे। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, राजा की आय का जो मुख्य स्रोत था वह युद्ध के लूट में उसका सबसे बड़ा शेयर होना था, क्योंकि वह युद्ध का नेतृत्व करता था। अब देखिए दोस्तों, मेन पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करता हूं और इनसे आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि सभी चीजों को आपस में कनेक्ट करते हुए हमको पढ़ना है, समझने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। तो पहला पॉइंट हमने ये लिखा कि पशुपालन मेन था और एग्रीकल्चर सेकेंडरी। सेकंड पॉइंट मैंने यह लिखा कि एग्रीकल्चर के कारण सरप्लस इकोनॉमी नहीं हो पाई, यह आप नोट करते चलना। और इसी के कारण ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप स्थिति में नहीं आ पाया। तीसरा कारण, टैक्सेशन सिस्टम ज्यादा इवॉल्व नहीं हो पाया, कर प्रणाली का ज्यादा विकास नहीं हो पाया। चौथा पॉइंट कि राजा की आय के स्रोत सीमित रहे, लिमिटेड रहे। और बलि नामक टैक्स की जानकारी मिलती है जो कि अनिवार्य कर नहीं था। अर्थव्यवस्था के एक एक पॉइंट से मैं समाज और पॉलिटी के पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूं। आप इस प्रकार के कनेक्शंस को समझो और देखने की कोशिश करो। ऋग्वैदिक काल में एनिमल रियरिंग लोगों का मुख्य पेशा था, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि समाज ने अपना ज्यादा स्थायी जीवन यापन नहीं करा, तो यह पॉइंट कनेक्ट हो गया। ऋग्वैदिक काल में एग्रीकल्चर सरप्लस इकोनॉमी नहीं थी, ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, टैक्सेशन सिस्टम का डेवलप नहीं हुआ, राजा की आय लिमिटेड थी। तो कहीं ना कहीं राजा के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, राजा के ऊपर जो जिम्मेदारियां थी वो भी कम थी।
और जब जब राजा के ऊपर जिम्मेदारियां कम होगी, विद ग्रेटर पावर्स कम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी ज्यादा राजा के पास शक्ति आएगी उतनी ही ज्यादा राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इक्वली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की समान अनुपाती होती हैं। ये ऐसे ऑलरेडी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चलती हैं। तो कहीं ना कहीं राजा के ऊपर ना तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि वे अपनी जनता से टैक्स ही चार्ज नहीं कर रहा था, स्वैच्छिक भेंट जनता देती थी, और दूसरा राजा के पास पावर भी कम थी। इसलिए अगर मैं ऋग्वैदिक काल की पॉलिटी में से कुछ पॉइंट निकालने की अर्थव्यवस्था के माध्यम से कोशिश करूं तो एक पॉइंट यह भी होगा कि ऋग्वैदिक काल में ना तो राजा की स्थिति ज्यादा मजबूत थी और ना ही ज्यादा स्पष्ट थी। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मुख्य आधार जन होता था और राजा का मुख्य दायित्व उस जन की रक्षा करना, और उन जनों की मदद से राजा क्या करता था, युद्ध को लड़ता था। तो कहीं ना कहीं राजा की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है और राजा की स्थिति ज्यादा स्पष्ट नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैं अब आपको आंसर राइटिंग पे लाता हूं। अब थोड़ा सा आंसर राइटिंग के बारे में समझिए आप, क्योंकि देखो ये पॉइंट हम समझते तो जा रहे हैं, ये पॉइंट हम समझते तो जा रहे हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को हमको आंसर राइटिंग में किस तरह से यूज करना है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण जानना है। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आप इस कंटेंट को यूज करेंगे, इसकी जानकारी आपको दी जाए। अगर आपसे यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वैदिक काल से लेके महाजनपद काल या मौर्य काल तक राजा की शक्ति में केंद्रीकरण के तत्वों में विकास को समझाइए। राजा की शक्ति में विकास और केंद्रीकरण के तत्वों को समझाइए। तो एक क्या बोल रहा है वो, ऋग्वैदिक काल से आप जाओ मौर्य काल तक या महाजनपद काल तक, और राजा की शक्ति में आई बढ़ोतरी और केंद्रीकरण के तत्व, सेंट्रलाइजेशन को बताइए कि हाउ द किंग्स पावर इज इंक्रीजिंग एंड हाउ द मोनार्किज्म और द मोनार्की, और जो राजतंत्र है वो ज्यादा केंद्रीकृत कैसे होता चला जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए गए। तो यूपीएससी का एक पैटर्न रहा है कि एक कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं आपके डायरेक्ट कैटेगरी के क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके ऊपर भी चर्चा कर ली जाए। एक कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं आपके डायरेक्ट कैटेगरी के क्वेश्चन। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था के विषय में लिखिए, या हड़प्पा सभ्यता की ओरिजिन उदय के बारे में अलग अलग प्रचलित मतों के बारे में लिखें, या आपसे पूछ लिया गया अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में लिखो, या आपसे पूछ लिया गया कि 1757 के प्लासी के युद्ध में आधुनिक भारत की शुरुआत होती है और मध्यकालीन युग की समाप्ति होती है। यह डायरेक्ट टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन, आपसे किसी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में, देखो समझना, कैटेगरी के क्वेश्चन डायरेक्ट कैटेगरी हो गया। दूसरा, एक से दूसरे कैटेगरी, एक से दूसरे इवेंट में जंप लगाते हुए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे इतनी सारी साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों लड़ी गई? वाई सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स फॉट इन पानीपत? क्यों इतने सारे साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में लड़ी गई? तो कहीं ना कहीं अब उसने आपसे 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1556 में सेकंड और 1761 में तीन, तो ये जंप लगाता हुआ ईयर्स में वो आ रहा है। ये आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि 1757 से 1857 के बीच में, 1757 से 1857 के बीच में ब्रिटिश की आर्थिक परिवर्तनों या ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों, इकोनॉमिक पॉलिसीज में आ रहे परिवर्तन को रेखांकित करते हुए 1857 की क्रांति में इन्होंने किस तरह से भूमिका निभाई, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक चर्चा करो। तो उसने आपसे पूछ लिया भाई 1757 से 1857 के बीच में। हो सकता है आपसे वो ये पूछ ले कि ऋग्वैदिक काल से लेके
महाजनपद काल या मौर्य काल तक राजा की शक्तियों में केंद्रीकरण किस तरह से बढ़ा? तो यह क्वेश्चन हो गया। वो जंप लगा रहा है, मतलब वो पूरा आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाह रहा है कि किस तरह से आपने ऋग्वेदिक काल को उत्तर वैदिक काल से कनेक्ट करते हुए, महाजनपद काल से कनेक्ट करते हुए, मौर्य काल से कनेक्ट करते हुए एक शानदार 200 शब्दों का उत्तर लिखा। सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चंस कैटेगरी के होते हैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, हिस्ट्री के सतत परिश्रम और विकास से जो विचारधारा बनती है, जो कॉन्सेप्ट आप बनाते हो, उस कैटेगरी के क्वेश्चन। वाजिब सी बातें, थोड़ी सी डिफिकल्ट होते हैं। अब तीसरे कैटेगरी के क्वेश्चन आपको बता दें। मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान की सभ्यता के विपरीत भारत की सभ्यता में निरंतरता के तत्वों को रेखांकित कीजिए। हाईलाइट द फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी फाउंड इन द इंडियन सिविलाइजेशन। और जो दूसरी सभ्यता है उनमें एक एक प्रकार का ब्रेक देखने को मिला। तो इसमें तो आपको प्राचीन भारत भी लिखना है, मध्यकालीन भारत भी मिलना है, और यह भी बताना होगा कि प्रेजेंट डे में भी इंडियन सिविलाइजेशन में ब्रेकडाउन देखने को क्यों नहीं मिलता है। कॉन्सेप्चुअल कैटेगरी के क्वेश्चन। तीसरे कैटेगरी के क्वेश्चंस को हम तब कर पाते हैं जब हम पहले दो कैटेगरी के क्वेश्चंस के साथ जस्टिस करें। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम पढ़ाई कितनी भी अच्छी क्यों ना कर लें, लेकिन जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको आंसर्स में यूज किस तरह से करना है, अगर आप इसको भी साथ साथ अपना दिमाग में सोचते चलोगे तो ही हम एग्जाम में जाके अच्छे उत्तरों को भी लिख पाएंगे और जो हमने पढ़ा है वो काम भी आएगा। खासकर मुख्य और ऑप्शनल परीक्षा की मैं बात करूं तो आपके पूरे क्लास का जो एक चैलेंज होता है, हमेशा आपको अपने मस्तिष्क से एक ही बात करना है, रिकॉल कराओ उसको, माइंड को हमेशा इसी बात पे एक्सरसाइज कराओ। एम आई एबल टू यूज द कंटेंट दैट इज बीइंग टॉट इन द क्लास? क्या मैं इस कंटेंट को यूज कर पा रहा हूं जो मुझे क्लास में पढ़ाया जा रहा है? और अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं कमी किस बात में आ रही है कि मैं आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आप बुक में पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इस बात में कमी आ रही है। तो अभी जो मैंने आपको तीन कैटेगरी के क्वेश्चंस आज की क्लास में समझाए हैं, इन तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस में पूरे प्राचीन भारत में आपको समझाता रहूंगा, आपको डेमो आंसर्स बताता रहूंगा और एक अप्रोच बताता चलूंगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, अब आपको स्पष्टता है। अब जो मैं बातें करूंगा ना वो आपको ज्यादा अधिक रूप से स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। अब चलिए, क्यों ना हम आगे बढ़ने से पहले जब मुद्दे को छेड़ ही दिया है तो इसके ऊपर थोड़ी सी और बात कर लें। अभी मैंने आपसे क्या चीज बोली? ऋग्वेदिक काल से लेके महाजनपद काल तक राजा की शक्ति में केंद्रीकरण के तत्वों के विकास को समझाइए। मतलब कुल मिला के देखो, इसको और इजी कर देता हूं आपके लिए। मोनार्किज्म, राजतंत्र प्रणाली। जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ऋग्वेदिक काल से आगे की तरफ मूव करेंगे, वैसे वैसे हमें कहीं ना कहीं राजतंत्र प्रणाली का ज्यादा विकास होते हुए दिखेगा, मोनार्कियल सिस्टम का ज्यादा विकास होते हुए दिखेगा, और कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन, कहीं ना कहीं केंद्रीकरण के तत्वों में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। दरअसल दोस्तों, राजतंत्र प्रणाली का मजबूत होने का मतलब ही ये होता है कि उसमें आपने केंद्रीकरण के तत्वों को बढ़ा दिया। दूसरी तरफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट बात करता है डिसेंट्रलाइजेशन में, विकेंद्रीकरण में, और मोनार्किज्म की व्यवस्था, राजतंत्र बात करता है केंद्रीकरण। दूसरी तरफ डेमोक्रेसी मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो गई है। एक सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है कि राजा के हाथों में ही पूरी शक्ति निहित हो, राजा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, सर्वशक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए आप देखते हो कि पहले के राजा कई प्रकार के जो हैं वो उपाधियां लेते रहे, महाराजाधिराज की, इस प्रकार की उपाधियां लेते रहे। तो राजा की शक्ति में जैसे आप ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक में जाओगे, ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक में जाएंगे, और लेटर वैदिक से जब हम महाजनपद काल में जाएंगे तो राजा की शक्ति में बढ़ोतरी होगी, केंद्रीकरण बढ़ेगा। अब दरअसल ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन है
कि आपको दर्शाना है कि ऋग्वैदिक काल से लेके किस तरह से सेंट्रलाइजेशन या राजा की शक्ति में बढ़ोतरी हुई। अब इस आंसर को हम ढूंढते हैं। तो हमने ये तो देखा ऋग्वैदिक काल में राजा की पोजीशन, राजा की स्थिति कमजोर भी है और उसकी स्थिति ज्यादा स्पष्ट नहीं है, और ना ही राजा इतना शक्तिशाली है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कर प्रणाली का, टैक्सेशन सिस्टम का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। राजा की इनकम के स्रोत लिमिटेड हैं, और राजा की इनकम के स्रोत यदि लिमिटेड है तो उसने ना तो अपनी एक स्थायी सेना को रखा, ना तो उसने अपनी एक आर्मी को रखा, ना उसने अपनी एक ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का निर्माण करा। तो कहीं ना कहीं राजा की आर्थिक स्थिति यदि मजबूत है तब वे अपनी राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत कर पाएगा। और ऋग्वैदिक काल में राजा की आर्थिक स्थिति इसलिए कमजोर है क्योंकि ना तो टैक्सेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, एग्रीकल्चर सरप्लस में नहीं आया है, और इसी के साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स का भी विकास नहीं हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर राजा की राजनीतिक स्थिति आर्थिक स्थिति से कैसे जुड़ी हुई है? अरे भाई, राजा की शक्ति दो चीजों में निहित होती है, एक तो सेना और एक पैसा। ना तो राजा के पास अपनी स्थायी आर्मी थी, और स्थायी आर्मी तो तभी होगी जब उसके पास उनको देने के लिए पैसा होगा। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति या कर प्रणाली का उतना विकास ना हो पाने के कारण ऋग्वैदिक काल में राजा की स्थिति कमजोर रही। हमने शुरुआत इस तरह से कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है और कैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आपका लेटर वैदिक पीरियड में आ रहा है और राजा की स्थिति कैसे मजबूत होती चली जा रही है। हमें बताना है ना राजा की स्थिति कैसे मजबूत हुई, केंद्रीकरण कैसे आया। देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में एक अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन यह आया कि पहले जहां अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार एनिमल रियरिंग था, अब अर्थव्यवस्था का मेन व्यवसाय, मेन आधार एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चरल अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका लोहे के आविष्कार ने भी निभाई। अब लोग लोहे के यूज से परिचित हो गए थे। हालांकि, बड़े ध्यान से सुनना, हालांकि लोहे का जो प्रयोग उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में होना शुरू हुआ, वह भी अभी सीमित प्रयोग था, क्योंकि अभी तक लोग उतने हाई टेम्परेचर तक लोहे को गलाना उत्तर वैदिक काल में नहीं सीख पाए थे, जिससे जैसा चाहे लोहे को आकार दिया जा सके। इसलिए उत्तर वैदिक काल में लोहे की भूमिका, आयरन का यूज एग्रीकल्चर में रहा तो सही, लेकिन वो अभी भी लिमिटेड रहा, क्योंकि उस टेम्परेचर तक नहीं लोग पहुंच पाए थे। और लोहे का ज्यादा, अपेक्षाकृत ज्यादा, कंपैरेटिवली ज्यादा उसका यूज शस्त्रों में रहा, ना कि एग्रीकल्चर में। फिर भी क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हुई, इसलिए ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में थोड़ा ज्यादा सरप्लस इकोनॉमी हो पाई। और एक बार जब सरप्लस इकोनॉमी होगी तो जो टैक्सेशन सिस्टम था, जो कर प्रणाली थी, वो कर प्रणाली में भी अब दो नए तरह के टैक्स आ गए। एक था भाग और एक था शुल्क। तो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार होते हुए हम देखते हैं कि एनिमल रियरिंग से लोगों का मेन प्रोफेशन अब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बन गया। और एग्रीकल्चर के बढ़ने के साथ कहीं ना कहीं कर प्रणाली का विकास हुआ। एक तरफ तो भाग और शुल्क नाम के दो नए टैक्स आए, दूसरी तरफ जो बलि नामक टैक्स पहले कंपलसरी नहीं था, अब वह बलि नामक टैक्स कंपलसरी हो गया। बलि नामक टैक्स के कंपलसरी होने के साथ में और भाग और शुल्क नामक टैक्स आने के कारण कर प्रणाली का विकास हुआ। कर प्रणाली के विकास होने के कारण राजा की आय के स्रोत बढ़े। राजा की आय के स्रोत बढ़ने के कारण उसके पास शक्ति ज्यादा आई और उसकी तुलना में उसके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ी। अब राजा ने अपनी छोटी मोटी सेना भी रखना चालू कर दिया और उसने नौकरशाही का भी निर्माण करा। तो राजा अब पावरफुल हो रहा है। तो थोड़े बहुत ऋग्वैदिक काल की तुलना में सेंट्रलाइजेशन के तत्वों की प्रधानता हमको होते हुए दिख रही है।
आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट और नॉट? बात समझ में तो आ रही है ना आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं राजा की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उसके ऊपर पहली चीज तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके ऊपर भार ज्यादा आएंगे। सेकेंड चीज, उसकी पोजीशन मजबूत होगी और कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन मजबूत होने के साथ साथ हमको केंद्रीकरण के तत्व, हमें सेंट्रलाइजेशन के फैक्टर्स भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब मैं पूरा आंसर आपको साथ में फ्रेम करके बताऊंगा। थोड़ी देर में चाहता हूं कि सबसे पहले मैं महाजनपद, नहीं तो महाजनपद काल को छोड़ते हैं, अभी जो हम ट्रांसफॉर्मेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। महाजनपद पीरियड जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा उसके बारे में इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर मान लो अभी थोड़ी देर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र में या राजतंत्र प्रणाली में केंद्रीकरण के तत्वों को बढ़ते हुए दर्शाइए, कि सेंट्रलाइजेशन के फैक्टर्स को आपको इंक्रीज होते हुए दिखाना है, तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को लिखोगे कि ऋग्वैदिक काल में, मैं एक बार आपको क्या है कि ये पढ़ा तो चुका हूं लेकिन 2 मिनट का समय लेके इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट समझ में आए, है ना। यूज द कंटेंट करना है ना, तो पढ़ा तो दिया है लेकिन धीरे धीरे आप सीखेंगे इसको। तो कुछ आंसर्स मैं आपको डेमो के लिए बोल देता हूं। ये क्वेश्चन आया तो आप उसी तरह से लिखोगे, ऋग्वैदिक काल में राजा की स्थिति ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा मजबूत नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कारण कार्य प्रणाली का ज्यादा विकास होना नहीं था। राजा की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, जिसके कारण उसकी राजनीतिक स्थिति भी मजबूत नहीं हो पाई। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, राजा की आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण, उसमें आपने एक पॉइंट लिख दिया कि कर प्रणाली का ज्यादा विकास नहीं हुआ था, टैक्सेशन सिस्टम का। बलि नामक टैक्स था और वो भी कंपलसरी टैक्स नहीं था। ट्रेड एंड कॉमर्स का भी ज्यादा डेवलपमेंट, व्यापार और वाणिज्य का भी नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर अब तक अपने सरप्लस फेज में नहीं पहुंचा था। कृषि अभी भी द्वितीय कार्य बना हुआ था और इसी के कारण टैक्सेशन सिस्टम का इवोल्यूशन नहीं हुआ और राजा की आय का मुख्य स्रोत केवल युद्ध की लूटी गई भाग ही रहा, जिसके कारण राजा की आय के स्रोत कमी रहे। और राजा की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ना तो वह अपनी एक सेना को रख पाया, ना नौकरशाही को, जिसके कारण राजा की स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही, राजा की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं रही। तुलनात्मक दृष्टिकोण में जब हम उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में कई सारे आर्थिक परिवर्तन आए, जिसने राजनीतिक परिवर्तन की ओर भी संकेत किया। आर्थिक परिवर्तनों में जहां एक और अब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बन चुकी थी, वहीं अब कर प्रणाली का भी बेहतर रूप में विकास देखा जा सकता है, क्योंकि पहले बलि नामक टैक्स जो अनिवार्य नहीं था वह अनिवार्य हो गया और कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसारित होने के साथ राजा ने अपने लोगों पे भाग और शुल्क नामक टैक्स को भी आरोपित किया। उसी के साथ साथ राजा की इनकम की स्रोत बढ़े और राजा की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण उसने अपनी एक छोटी मोटी सेना और एक छोटी मोटी नौकरशाही भी रखना शुरू करी, जिसके कारण केंद्रीकरण के तत्वों को समझा जा सकता है। अतः कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजा की केंद्रीकरण को आर्थिक स्थिति से जोड़ के समझना ज्यादा उचित रूप में अध्ययन करना होगा। दिस इज हाउ यू शुड राइट द आंसर, दैट्स इट। तो आपको कनेक्टिंग द डॉट्स वो समझना होगा, है ना। तो अब हम क्योंकि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, अच्छा अब महाजनपद काल में पूछेंगे। अभी आपको हिंट दे देता हूं मैं, जब महाजनपद काल, अब मान लो उसने कहीं ना कहीं बोला होता कि महाजनपद काल में केंद्रीकरण को समझाओ, तो हम कहीं ना कहीं बताते कि भाई उत्तर वैदिक काल में यह कमी रही और महाजनपद काल में केंद्रीकरण बढ़ा, तो वो इस कारण हुआ। तो वो सीमा आप दिखा दोगे कि कृषि अर्थव्यवस्था का ज्यादा विकास महाजनपद काल में होगा, क्योंकि महाजनपद काल में लोहे के प्रयोग शस्त्रों के अलावा कृषि में भी जब उसकी भूमिका बढ़ेगी, क्योंकि लोग अब ऐसे तापमान तक पहुंच गए थे, तो कहीं ना कहीं कृषि की भूमिका में लोहे का योगदान भी देखा जा सकता है, जिससे राजा की आय और ज्यादा बढ़ी और उसी के साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स का भी डेवलपमेंट हुआ, तो फिर राजा की राजनीतिक स्थिति भी मजबूत हुई। फिर मौर्य काल में जाएंगे तो कुछ कमी बता देंगे कि भाई महाजनपद काल की तुलना में मौर्य काल, महाजनपद काल का पार्टी एक मौर्य काल, महाजनपद काल के बीच में मौर्य काल आ रहा है। 600 में आपका क्या आया, महाजनपद काल की शुरुआत हुई और लगभग 320 के आसपास आपका मौर्य काल आएगा। तो कहीं ना कहीं महाजनपद काल की कमियों को मौर्य काल में बता देंगे कि कैसे उसमें चेंजेस आया।
कैसे राजा की आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई और फिर कैसे अशोक और मौर्य काल तक आते आते अत्यधिक केंद्रीकरण राजा की शक्ति में हो चुका था। दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ थिंग्स शुड बी। इस तरह से आपको चीजों के फ्लो को बरकरार रखते हुए अपनी आंसर राइटिंग को समझना होता है। तो अब आशा करता हूं कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं उतनी देर से वो समझ में आ रहा होगा। तो आप पॉइंट्स लिखना शुरू करें। तो हमने सबसे पहले इकोनॉमी की डीप में चर्चा की है, तो सबसे पहले इकोनॉमी लिख लेते हैं। प्लीज नोट द पॉइंट, प्लीज नोट द पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखें, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन था। लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन था और कृषि द्वितीयक पेशा था। During the Rigvedic times, the primary basis of the economy was animal rearing. Primary basis of the economy used to be animal rearing, whereas agriculture was secondary. ऋग्वैदिक काल में लोगों का जो मुख्य पेशा था वह पशुपालन था और कृषि द्वितीयक कार्य के रूप में स्थापित रही, या जो कृषि थी वो लोगों का द्वितीयक पेशा था। During the Rigvedic times, the main basis of economy used to be animal rearing, whereas agriculture was their secondary occupation. और कृषि उनका द्वितीयक पेशा था। सेकंड पॉइंट, अब देखो इन पॉइंट्स में पूरा कनेक्शन है। सेकंड पॉइंट लिखो, जिसके चलते किसके चलते? पहले पॉइंट के चलते, जिसके चलते कृषि अधिशेषी स्थिति तक नहीं पहुंच पाई, ड्यू टू दिस एग्रीकल्चर रिमेन्ड सब्सिस्टेंस। अब देखो हिंदी में मैंने लिखा है अधिशेषी तक नहीं पहुंच पाई, इंग्लिश में मैंने लिखा है सब्सिस्टेंस रही वो, तो मतलब सरप्लस तक नहीं पहुंच पाई। ड्यू टू दिस एग्रीकल्चर रिमेन्ड सब्सिस्टेंस, इसके कारण कृषि अधिशेषी स्थिति तक नहीं पहुंच पाई, ना ही कर प्रणाली का विकास हो पाया, ना ही कर प्रणाली का बेहतर विकास हो पाया। द टैक्सेशन सिस्टम रिमेन्ड अंडरडेवलप्ड। कर प्रणाली का ज्यादा विकास नहीं हो पाया। द टैक्सेशन सिस्टम रिमेन्ड अंडरडेवलप्ड। और व्यापार और वाणिज्य भी सीमित ही रहा। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स रिमेन्ड अंडरडेवलप्ड।
एंड ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो रिमेन्ड अंडर डेवलप्ड। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो रिमेन्ड अंडर डेवलप्ड। अब देखिए दोस्तों, पहले पॉइंट में आपको लिखा दिया भाई एनिमल रियरिंग थी, एग्रीकल्चर सेकेंडरी पेशा था। दूसरे पॉइंट में आपको लिखा दिया क्योंकि कृषि प्राथमिक पेशा नहीं था, इसके कारण कृषि जो थी वो सरप्लस इकोनॉमी में नहीं पहुंच पाई, और सरप्लस इकोनॉमी में ना पहुंचने के कारण ना तो टैक्सेशन सिस्टम ज्यादा डेवलप हुआ और ना ही ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा डेवलप हुई। तीसरा पॉइंट, कर प्रणाली का ज्यादा विकास नहीं हुआ। इसको इस बात से समझा जा सकता है, कर प्रणाली का ज्यादा विकास नहीं हुआ, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में कर प्रणाली का विकास नहीं हुआ, ज्यादा विकास नहीं हुआ, इसको इस बात से समझा जा सकता है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में बलि नामक एक ही कर की जानकारी मिलती है, बलि नामक एक ही कर की जानकारी मिलती है, जो कि एक अनिवार्य कर नहीं था। पहले हिंदी में लिख लो पूरा, फिर इंग्लिश में लिखवा दूंगा। जो कि एक प्रकार का अनिवार्य कर नहीं था, जो कि एक प्रकार का अनिवार्य कर नहीं था, बल्कि राजा को दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंट थी, बल्कि राजा को दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंट थी। कर प्रणाली का ज्यादा विकास नहीं हुआ था, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में बलि नामक कर की जानकारी मिलती है, वो भी अनिवार्य कर नहीं था, बल्कि राजा को दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंट थी। द टैक्सेशन सिस्टम वॉज अंडर डेवलप्ड कैन बी अंडरस्टूड बाय ए वेरी फैक्ट दैट द टैक्सेशन सिस्टम was underdeveloped during the Rigvedic times can be understood with the fact that the taxation system during the Rigvedic time remained underdeveloped can be understood through a very fact that ऋग्वैदिक काल में कर प्रणाली का विकास नहीं हो जाता। इसको इस बात से समझा जा सकता है कि the taxation system remained underdeveloped can be understood through a very fact that we find mention of a tax named Bali. We find mention of a tax named Bali. देखो, मैं आपको जो लिखा रहा हूं वो आंसर राइटिंग की लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा हूं, वो एक ऐसी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं जो आप 2 साल बाद भी यदि किताब को खोल के पढ़ोगे तो भी आप सेम टू सेम मेरी बातें जो मैंने आपको लिखाई हैं, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, वो रिकॉल कर पाओ। एग्जाम के समय में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप यदि इस चीज को पहली बार पढ़ रहे हो या आप कई बार भी पढ़ चुके हो तो हमको रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, और रिवीजन को करते समय या करने के लिए अगर हम वीडियो लेक्चर्स को ही, जो लोग देख रहे हैं और ऑफलाइन को भी वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, अगर आप केवल वीडियो लेक्चर्स को ही आधार बनाएंगे तो फिर वो एक ही लेक्चर 2 घंटे का समय दोबारा या 1.5 घंटे का जितने भी समय का वो लेक्चर था उतना ही समय दोबारा लेगा। इससे हमारी टाइम और एनर्जी बहुत वेस्ट होगी। अगर हम चीजों को दोबारा रिकॉल थोड़े ही पार्ट में करना चाहते हैं तो हमें ये नोट्स काम आएंगे, इसलिए मैं आपको नोट्स दिखाता हूं। पहली चीज। सेकंड चीज, आप लोगों के पास जितने भी लेक्चर्स को मैं डिलीवर कर रहा हूं, एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को और ज्यादा इवॉल्व करने की।
यूपीएससी की तैयारी आप करते हो तो कम से कम 2 भाषाओं में आपको अच्छी कमांड निपुणता होने की आवश्यकता होती है। और आपकी यदि सेकेंडरी प्राइमरी कोई सी भी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है तो आपको एक अच्छा स्कोप मिल रहा है मेरे लेक्चर से कि मैं द्विभाषीय डिक्टेशन देता हूं तो आपका स्कोप बढ़ जाता है। हिंदी इंग्लिश आर कंपलसरी पेपर्स इन मेंस एग्जामिनेशन, तो यहां पे हमारा स्कोप बढ़ रहा है। तो इस चीज का भी आप बेनिफिट उठाते चलते चलें, काफी आपको फायदा मिलेगा। और ऐसी काफी सारी स्टडीज भी है कि बाइलिंगुअली यदि आप चीजों को पढ़ते हो या 2 भाषाओं में आपकी एक अच्छी कमांड होती है, दिमाग के काफी सारे पोर्स आपके खुलते हैं और फायदा आपको मिलेगा इसे, है ना। तो हमने क्या देखा कि वही ऋग्वेदिक काल में जो टैक्सेशन सिस्टम था, वी यूज्ड टू फाइंड मेंशन ऑफ ए बलि नेम्ड टैक्स एंड इट वाज नॉट ए कंपल्सरी टैक्स, एंड इट वाज नॉट ए कंपल्सरी टैक्स, एंड इट वाज आल्सो नॉट ए कंपल्सरी टैक्स। 4th पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखें, चौथा पॉइंट लिखें, चौथा पॉइंट लिखें। अब देखिए, अगर आपसे उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आए, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था के पॉइंट्स आप खुद लिखोगे। एनिमल रियरिंग से अब क्या हो गया, एग्रीकल्चर। उसके कारण सेकंड पॉइंट में टैक्सेशन सिस्टम का ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा और थोड़ी बहुत ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ जाएगी। अभी भी एग्रीकल्चर लिमिटेड महाजनपद काल की तुलना में इसलिए रहेगा क्योंकि अभी लोहे का बहुत ज्यादा प्रयोग कृषि में नहीं हुआ, कृषि में उसका सीमित प्रयोग है, ज्यादा प्रयोग शस्त्रों अस्त्रों में है। तीसरे पॉइंट में आप अंतर दिखाते हुए बता दोगे कि अब बलि नामक टैक्स कंपलसरी टैक्स हो गया, टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा ज्यादा बढ़ा और भाग और शुल्क नामक कर भी आ गए। चौथा पॉइंट लिखें, चौथा पॉइंट लिखें, राजा की आय का मुख्य स्रोत, राजा की आय का मुख्य स्रोत युद्ध में, लूट में, युद्ध की लूट में सबसे बड़ा हिस्सा होता था। युद्ध की लूट में सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था। सो द मेन इनकम सोर्स ऑफ द किंग यूज्ड टू बी लार्जर शेयर इन द लूट। लूट इज ऑल्सो इंग्लिश वर्ड, ओके। So after the Britishers looted the Indian economy, loot is also accepted as an English word. So did Britishers loot the Indian economy? This we will discuss in the modern history lectures. जिन्होंने पहले modern history complete कर ली है, they will be able to understand the very fact that during the British times, Indian economy used to be a colonial economy in nature, and the very motive of the colonial economy is to serve the interest of the mother country. So the entire economy of India was controlled and regulated in such a way that it could benefit the British economy. British economy doesn't give it importance that they are ruining the Indian economy, since their primary business was to ensure their profits in India and to benefit British as much as possible. That is why Indian economy, which contributed 23% in the world share of GDP during the time of 1950s, it fell to a contribution of merely 3% at the time of independence or during 1950s. तो कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में जितने भी लोग पढ़ चुके आधुनिक इतिहास में, उनको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का नेचर उस समय एक उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था का था, जिसमें ब्रिटिश सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को संचालित और उसके ऊपर इसी प्रकार से नियंत्रण रखती थी कि वे अपने पूरे हितों को पूरे कर पाए। और एक तरफ जिस अर्थव्यवस्था का 23% का कंट्रीब्यूशन 1750 में हुआ करता था, वो कंट्रीब्यूशन 1750 से गिर के आजादी के समय तक आते आते मात्र 3% का रह गया था। दिस इज हाउ द ब्रिटिश रूल्ड द इंडियन इकोनॉमी। सो द मेन और द प्राइमरी इनकम सोर्स ऑफ द किंग ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम्स यूज्ड टू बी द लार्जर शेयर इन द लूट ऑफ द वॉर। तो युद्ध में सबसे बड़ी लूट का हिस्सा होता था। अब आप लोग उत्तर वैदिक काल में इसके परिवर्तन को बता सकते हो कि किस तरह आया। अब एक आप डिक्टेशन लिखेंगे, एक और डिक्टेशन लिखें, हिंदी में ही लिखो, हिंदी में ही लिखिएगा इस डिक्टेशन को,
हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम को बच्चे, जो टफ वर्ड होगा वो मैं आपको दोनों ही उसमें लिखवा दूंगा मीडियम में। ओके, लिखिए, यूपीएससी में जब भी हमसे राजतंत्र में केंद्रीयकरण के बढ़ते क्रम के विषय में पूछा जाएगा। यूपीएससी में जब भी हमसे राजतंत्र में बढ़ते हुए केंद्रीकरण की विषय में प्रश्न पूछा जाएगा, यूपीएससी में, इंग्लिश में समझा रहा हूं आपको, यूपीएससी में जब भी हमें मोनार्की के बढ़ते सेंट्रलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा, यूपीएससी में जब भी हमसे मोनार्की के बढ़ते हुए सेंट्रलाइजेशन, राजा के बढ़ते हुए केंद्रीकरण के बारे में पूछा जाएगा, तो हम उसे राजा की आर्थिक स्थिति से जोड़ के दिखा देंगे, उसे राजा की आर्थिक स्थिति से जोड़ के दिखा देंगे, उसे राजा की इकोनॉमिक पोजीशन से जोड़ के दिखा देंगे। क्लियर है? तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आर्थिक स्थिति से जोड़ के बता देना, और फिर अभी हम इसके बारे में नोट भी करेंगे जैसे जैसे हम पॉलिटी पे आएंगे। सो द ऋग्वेदिक टाइम्स इकोनॉमी एंड द पोस्ट ऋग्वेदिक टाइम्स इकोनॉमी इज थरोली कवर्ड। अब हम आते हैं पॉलिटी पे और फिर समाज पे, और अब देखो अब हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब हम थोड़ा सा पेश कर लेंगे अपनी पूरी चीजों को, और अब हमारे लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, सोसाइटी। पॉलिटी लिखिए पहले, पॉलिटी भी समझा चुका हूं, एक बार रिवीजन करते हुए कुछ मेन पॉइंट्स बता दूंगा। पॉलिटी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक काल में राज व्यवस्था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें यह तो समझ में आया, अर्थव्यवस्था से रिलेट करके हमने पढ़ा, और लास्ट पॉइंट जैसा कि मैंने आपको लिखवाया भी है कि ऋग्वेदिक काल में राजतंत्र के बारे में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति राजा की जो रहेगी उससे रिलेट करके समझा दोगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा डीप में कि जो ऋग्वेदिक काल में जो पॉलिटी थी, जो राज व्यवस्था थी या राजतंत्र था, या जो समाज था, वो जनजातीय समाज था, वो कबीलाई समाज था, क्योंकि लोगों का मेन पेशा पशुपालन था। तो जो राज्य था वो क्षेत्र आधारित नहीं था, वो राज्य जन आधारित था। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू। राजा की पोजीशन में उतनी ज्यादा हम सेंट्रलाइजेशन के फैक्टर्स को नहीं देखते हैं, क्योंकि उसके पास ना तो खुद की एक स्थायी सेना थी, ना ही उसकी कोई नौकरशाही थी। आप आर्थिक स्थिति से रिलेट करके पढ़ पा रहे होंगे। तीसरा पॉइंट, ना तो राजा की पोजीशन ज्यादा मजबूत थी और ना ही राजा की पोजीशन बहुत ज्यादा क्लियर थी। चौथा पॉइंट कि राजा की जो मेन उसका काम था वो युद्ध करना था। राजा को जनरल से गोप भी कहा जाता था। राजा का मुख्य पेशा युद्ध लड़ना था, और सेकंड चीज वे अपनी प्रजा की रक्षा करना था। हालांकि राजतंत्रीय प्रणाली फॉलो होती रही, मोनार्कियल सिस्टम चला, और राजा का जो पद था वो वंशानुगत रहा, लेकिन जनता को भी अभी उस राजतंत्रीय मोनार्कियल सिस्टम में सभा, समिति, विदत और विश और गण जैसी जो रहती थी इंस्टीट्यूशंस, जो कबीलाई संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदत और गण नामक जो कबीलाई संस्थाएं थी, ये कबीलाई संस्था का भी राजा से महत्व जुड़ा हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि सभा और समिति जो है वो कहीं ना कहीं, सभा, समिति, विदत जो है वो कहीं ना कहीं राजा के चुनाव से भी जुड़ी हुई थी। तो राजा का पद भले वंशानुगत रहा हो, लेकिन उसके बाद भी कई सारे चेक्स एंड बैलेंस के सिस्टम थे। अब दोस्तों उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, समाज की जो कबीलाई संरचना है ना, वो समाज की कबीलाई संरचना कहीं ना कहीं टूटने लगेगी और लोग ज्यादा स्थायी जीवन यापन करना लगेंगे। राजा की शक्ति में बढ़ोतरी होगी, राजा की शक्ति में केंद्रीकरण आएगा। तो अब जो कबीलाएं संस्था, सभा और समिति थी, उन सभा और समिति जैसी
कहीं ना कहीं संस्थाओं में भी एक हमको ह्रास होते हुए दिखेगा और उनका महत्व भी कम होता हुआ दिखेगा। तो अब राजा की पोजीशन यदि स्ट्रांग है तो सभा समिति या कबीलाई संस्थाओं का उसके ऊपर प्रभाव कम है। राजा की पोजीशन यदि वीक है तो सभा समिति जैसी कबीलाई संस्थाओं का उस पर प्रभाव ज्यादा है। तो ये आप इसको इस तरह से पॉलिटी को समझ सकते हो। तो आई होप दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू। राज्य जन आधारित था, क्षेत्र आधारित नहीं था, राजा का मुख्य पेशा क्या था और राजा की शक्ति का स्रोत क्या था, सभा समिति विदत जैसी संस्थाएं। अब मैं सोसाइटी को थोड़ा सा पढ़ा दूं, फिर आपको डिक्टेशंस लिखाऊंगा, क्योंकि सोसाइटी और पॉलिटी को हमको रिलेट करके साथ साथ पढ़ना है। और समाज में एक और क्वेश्चन आपका जुड़ जाता है स्त्रियों की जो दशा थी उसके साथ, जो वुमेन का स्टेटस था उसके साथ भी हमारा एक क्वेश्चन जुड़ जाता है। तो जो समाज था ऋग्वैदिक कालीन समाज, ऋग्वैदिक कालीन समाज में, सोसाइटी में हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन की जानकारी मिलती है। दैट द सोसाइटी ऑफ द ऋग्वेदिक टाइम्स वाज क्लासिफाइड इन वर्णास। और ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः हमें 3 ही वर्णों की जानकारी मिलती है। जो चौथा वर्ण शूद्र था उसकी जानकारी हमको लेटर वैदिक पीरियड में मिलती है। फिर भी आप यही मान लो कि भारतीय परंपरा में जो 4 वर्ण हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें 3 वर्ण मिले, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो वर्णों में विभाजित था। ऐसी भी जानकारी हमको मिलती है कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र, इस प्रकार का वर्ण विभाजन हमको दिखता था। लेकिन दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि समाज में गतिशीलता थी। समाज में एक प्रकार की कठोरता का निर्माण नहीं हुआ था, समाज में गतिशीलता थी, एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी थी। क्योंकि ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक टाइम्स, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक ना होकर वो कर्म मूलक हुआ करती थी। इसका मतलब क्या हुआ? ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म मूलक ना होकर कर्म मूलक थी। तो 4 आप जैसे पेशे को समझ रहे हो कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम अध्ययन करना और साहित्य को लिखना होता था, और क्षत्रियों का काम राजा के पद को धारण करना, सेना की सर्विसेज देना का। वैश्यों का काम बिजनेस का होता था, व्यापारी वर्ग वैश्य होते थे। और शूद्रों का काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा। इस रूप से क्लासिफाइड हमको समाज दिखता है। तो हालांकि शूद्र तो मैंने आपको बताया कि लेटर वैदिक पीरियड में वो जुड़े। तो समाज में एक प्रकार की गतिशीलता थी कि अगर किसी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कोई व्यक्ति है तो वह अगर व्यापार करना चाहता है तो फिर वह वैश्य कहलाएगा, जबकि उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, वह समाज की सेवा करना चाहता है तो वह शूद्र कहलाएगा। तो समाज में एक प्रकार की गतिशीलता थी, कठोरता नहीं थी। उत्तर वैदिक कालीन समाज में एक बड़ा परिवर्तन यह आया कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अब वे जन्म मूलक हो गई, अब वे जाति मूलक हो गई, अब वे जन्म मूलक हो गई, अब वे पेशे पे आधारित नहीं रही, अब वे कर्म आधारित नहीं रही। तो समाज में जो गतिशीलता थी उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा और जो समाज में कठोरता थी वो देखने को मिली। ऋग्वैदिक काल के समाज की यदि आप स्त्री की दशा की बात करो तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि एक कैटेगरी के क्वेश्चन ये भी है कि एक टाइम से दूसरे टाइम में जंप लगाते हुए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है आपसे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
ऋग्वेदिक काल से लेके पूर्व मध्यकाल तक स्त्री की दशा में गिरावट को समझाइए कि ऋग्वेदिक टाइम से लेके किस तरह से अर्ली मिडाइवल फेज था। अब अर्ली मिडाइवल फेज मतलब क्या हो गया कि ऋग्वेदिक पीरियड आप लिखोगे, पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड लिखोगे आप, उसके बाद आप मौर्य पीरियड में किस स्थिति की दशा में हास आया, और फिर आप जाओगे मौर्य काल से बाद मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, फिर अर्ली मिडाइवल पीरियड में, ऐसे करते करते आप स्त्री की दशा में कैसे गिरावट आई आप उसको समझा दोगे। दोस्तों, स्त्री की दशा की गिरावट को कहीं ना कहीं कृषि अर्थव्यवस्था के प्रचार और प्रसार के साथ भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था के प्रचार से जो कृषि एक बहुत ज्यादा मतलब मेहनत का काम इस रूप से बन गया कि अब हल चलाना भी होता था, हल चलाने में भी कृषि में मतलब एक उसमें काम हो गया, तो कहीं ना कहीं उत्पादन में महिलाओं की भूमिका कम हुई। एक उत्पादन में महिलाओं की भूमिका कम हुई और दूसरे उत्पादन में उनकी भूमिका बढ़ी, लेकिन कृषि उत्पादन में उनकी भूमिका कम हुई, तो इसको भी उनकी दशा में गिरावट से देखा जा सकता है। फिर भी ऋग्वेदिक काल में यदि हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी बनी रही। हालांकि पिता पुत्र जन्म की कामना करता था, हालांकि पिता पुत्र जन्म की कामना करता था, लेकिन उसके बावजूद भी पुत्री के जन्म को एक दुख का कारण नहीं माना गया। उत्तर वैदिक काल में आते आते पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड में आते आते एक बड़ा परिवर्तन यह आ गया था कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री के जन्म को दुख का कारण बताया गया है और पुत्री के जन्म को हतोत्साहित किया गया है, जबकि ऋग्वेदिक काल में पिता पुत्र उत्पत्ति की कामना करता था, उसके बावजूद भी महिलाओं की जन्म को दुख का कारण नहीं माना गया। और ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को काफी सारे अधिकार प्राप्त थे। उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, उनको ब्रह्मचार्य जीवन को यापन करने का अधिकार था, उनको पिता की प्रॉपर्टी में से संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। हालांकि पुत्र को ज्यादा था लेकिन महिलाओं को भी था। काफी सारा विद्वान महिलाओं की भी जानकारी मिलती है ऋग्वेदिक काल के दौरान। और ऋग्वेदिक काल में सती प्रथा जैसी प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी पर्दा प्रैक्टिस नहीं होती थी। ऋग्वेदिक काल में विधवा पुनर्विवाह भी होता था और कहीं ना कहीं उनकी सहमति भी विवाह में रहती थी, और पुरुषों के साथ यज्ञ में स्त्रियां भाग भी लेती थीं, और धार्मिक पूजाएं कहीं ना कहीं पत्नी के बिना करे उसको अधूरा माना जाता था। तो कहीं ना कहीं ऋग्वेदिक काल में स्त्री की दशा हम एक अच्छी देखते हैं। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में डिक्लाइन हुआ। लेटर वैदिक पीरियड में परिवर्तन आया, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन फिर बाद में महाजनपद काल से शुरू होना होगा, जिसको आप कहीं ना कहीं कृषि से भी, उत्पादन में उनकी भूमिका से भी जोड़ के समझा सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में सब उलट पुलट हो गया। अब देखिए, आप कहीं ना कहीं यह समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे कि महिलाओं के अधिकारों में, जैसे कि आप बात करें कि महिलाओं की जो मैरिज को लेकर अधिकार थे, विवाह को लेकर जो अधिकार थे, कि उनकी भी कहीं ना कहीं सहमति होती थी विवाह में, अपने लाइफ पार्टनर को चुनने में। पहले कोई मैट्रिमोनियल साइट तो हुआ नहीं करती थी कि उसमें अपने बायोडाटा को डाला और फिर काम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी एक सहमति विवाह में हुआ करती थी। अब धीरे 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 जैसे समाज में गतिशीलता में परिवर्तन आया और जैसे जैसे जाति व्यवस्था कठोर होना शुरू हुई, वह जन्म मूलक हो गई, तो अब यदि महिलाओं को अधिकार और शूद्रों की दशा में गिरावट हुई, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अगर विवाह अधिकार को करते हैं, अगर उनको विवाह का अपनी पसंद से अधिकार होता है, तो अगर किसी उच्च कुल की महिला अगर किसी शूद्र से विवाह कर लेती है, तो अब तो जाति व्यवस्था बड़ी कठोर हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो पाबंदी लगाना आवश्यक हो गई। अब देखो, ये मैं अपने ओर से नहीं कह रहा हूं कि ये आवश्यक था और समाज को मेंटेन करने के लिए, ये सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से उन लोगों ने जरूरी समझा, और इस तरह से फिर स्त्री की दशा में गिरावट आई। और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में हमको स्त्री के जन्म को दुख का कारण भी जानने को मिलता है।
तो महिलाओं के स्टेटस में इस प्रकार से परिवर्तन आया और जो पॉलिटी थी और जो सोसाइटी थी उसमें जो जाति व्यवस्था थी वह कठोर होती चली जा रही थी और जो उसका लचीलापन था वह लचीलापन का ह्रास होता चला जा रहा था, जो गतिशीलता थी वो कम होती चली जा रही थी। दिस वॉज अबाउट द ऋग्वेदिक सोसाइटी। और आपको जानना है तो पॉलिटी से रिलेट करके समझ लीजिए कि ऋग्वेदिक काल में समाज की सबसे बड़ी इकाई होती थी जन, है ना। परिवार से मिलके ग्राम से मिलके विश्व से मिलके जन बनते थे और जो राज्य था वो जन आधारित था। जन में आप 200-300 लोग मान लो। अब ये क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जो जन थे वो जनपद बन गए। उत्तर वैदिक काल में जो जन थे वो जनपद बन गए, इनको एक पद भी मिल गया क्योंकि लोगों ने उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं ज्यादा स्थायी जीवन को यापन करना शुरू किया। लोग अब एक परमानेंट जीवन यापन करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था में आपको परमानेंट जीवन जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक महीने खेती कर ली फिर आप दूसरे महीने, सालों साल आपको खेती करना पड़ती है, जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ता है, तब आप कृषि कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं कृषि के प्रसार होने के कारण लोगों ने एक पद को धारण किया तो जनपद बना। अब क्या होगा कि महाजनपद काल में ये जो जनपद थे और राजा की शक्ति में विकास हो रहा है, उसकी शक्ति में केंद्रीकरण के तत्व आ रहे हैं। तो इन जनपदों में से जो सबसे ज्यादा ताकतवर जनपद थे उन्होंने दूसरे जनपद पे अधिकार करके महाजनपद का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार से आगे की राजनीति बढ़ेगी, उसको हम महाजनपद पीरियड में पढ़ेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था उसमें गतिशीलता देखी गई, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और जो जन आधारित समाज था। और उत्तर वैदिक काल में उस समाज में कई प्रकार के परिवर्तन आने लगे, गतिशीलता ब्रेक हुई, महिलाओं की स्थिति में डिक्लाइन हुआ और शूद्रों की स्थिति में भी गिरावट आई। इवन दोस्तों शूद्रों की दशा में इतनी ज्यादा गिरावट आ चुकी थी कि ऋग्वैदिक काल में एक देवता का उल्लेख मिलता है हमको, पूषण। और जो पूषण देवता थे वो पशुओं के देवता थे, क्योंकि आपने देखा कि भाई मेन काम इनका एनिमल रियरिंग था, तो पशु के देवता हो गए। कौन से? पूषण नामक देवता। उत्तर वैदिक काल में इतना परिवर्तन आ गया कि जो पशुओं के देवता पूषण हुआ करते थे वे उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में, जो कि 1500 से जो कि 1000 से 600 बीसी तक चला, उसमें पूषण देवता शूद्रों के देवता हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था के कठोर होने के कारण शूद्रों की दशा में गिरावट को निरंतर देखा जा सकता है। और मैं आज की स्थिति की बात करूं तो आज की स्थिति में मैं आपको बताऊं कि किसी भी समाज में कितना वे समाज विकसित है, कितनी वो सोसाइटी डेवलप्ड है, तो हमें यह देखना होता है कि लोअर क्लास और वुमेन के स्टेटस की क्या पोजीशन है। तो एक समाज तब तक एक विकसित समाज नहीं हो सकता जब तक महिलाओं और निम्न वर्ग की स्थिति अच्छी ना हो। तो महिलाओं की स्थिति भी निम्न वर्ग की स्थिति के समान उत्तर वैदिक काल में होती चली गई और धीरे धीरे उसमें ह्रास होता गया। और फिर हम देखते हैं कि आधुनिक इतिहास में वो दोबारा से रिवाइव होता है 19th सेंचुरी में, जब पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण करके भारत में जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता रहते हैं, प्रारंभिक या आधुनिक राष्ट्रवाद जब भारत में पश्चिमी शिक्षा की योगदान से आता है, पश्चिमी शिक्षा ही मतलब, अब देखो पश्चिमी शिक्षा योगदान, मैंने केवल योगदान नहीं बोला है, और उससे कई कारण है। पश्चिमी शिक्षा के अलावा भी राष्ट्रवाद में कई कारण है, हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं उसको। वेस्टर्न एजुकेशन है, प्रेस का होना है, इंटरनेशनल घटनाएं हैं, ब्रिटेन की आर्थिक नीतियां हैं, अनेक कारण है भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद आने के। उसमें से एक पश्चिमी शिक्षा का विस्तार भी है। तो ये स्थिति लगभग गिरती हुई पोजीशन में रही। बाद में जब हम आधुनिक इतिहास में आए तो 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन रॉय ने लॉर्ड विलियम बेटिक के साथ मिलकर करा, और उसके बाद 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून को स्थापित किया गया। और बाद में फिर एक एज ऑफ कंसेंट बिल भी आता है कि कंसेंट की एज को, मतलब शादी की एज को बढ़ाया जाए। हालांकि इसमें बहुत विवाद हो गया था तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले को लेके, लेकिन वो हम आधुनिक इतिहास का टॉपिक है। तो इस प्रकार महिलाओं की दशा में गिरावट आई। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आप तैयार रखना, आप एक पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे कि किस तरह से परिवर्तन आ रहा है ना।
फिर हम एक एक करके जैसे जैसे टॉपिक्स को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, हम आगे और पीछे का उसमें डिस्कस करते चले जाएंगे। तो हमने देखा कि ऋग्वेदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे। दोस्तों, अगर मैं ऋग्वेदिक कालीन धर्म की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। इन पूरी चीजों को आप अपने दिमाग में स्थापित करने की कोशिश करें। कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछें। 1 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूं, इन पूरी चीजों को आप स्थापित करने की कोशिश करें। और ये मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, सोसाइटी, पॉलिटी, रिलीजन, इकोनॉमी को साथ साथ रिलेट करके हमको समझना होगा। प्लीज रीड दिस। अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक अच्छा चार्ट बनवाऊंगा क्लास के एंड में, जिसमें मैं इन चारों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हुए आपको पूरा एक नोट कराऊंगा, जिससे आप पूरी ही चीजों को आज क्लास में पढ़ाई हुई अच्छे से अपने दिमाग में व्यवस्थित तरह से समझ पाओगे। अब हम धर्म पे आएंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं वैदिक कालीन धर्म की बात करूं, बड़े ध्यान से समझना आप। वैदिक कालीन धर्म में ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक उद्देश्य था, उस उद्देश्य में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। धार्मिक उद्देश्य में ज्यादा परिवर्तन उपनिषद काल में देखने को मिला, जहां पे एक और वैदिक काल में धर्म का मुख्य उद्देश्य या लोगों ने भौतिकवादी जीवन को यापन किया और यज्ञ का उद्देश्य भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करना होता था, अधिक भौतिकवादी जीवन जिया। वहीं लेटर वैदिक पीरियड के एंड में उपनिषद काल में भारतीय चिंतन का एक मूलभूत परिवर्तन भौतिकवादी जीवन से निकल के मोक्ष और कर्म की अवधारणाओं का आना हुआ, जो कि बाद में एक भारतीय ट्रेडिशन में एक मेन बेसिस बन गया। अभी इसके बारे में आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूं। तो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में धार्मिक लक्ष्यों में ज्यादा अंतर नहीं था। यज्ञ की परिकल्पना थी, हालांकि धर्म में काफी प्रकार के परिवर्तन आए, लेकिन लक्ष्य और उद्देश्य एक ही प्रकार का रहा। जैसे ऋग्वेदिक काल में हमें केवल एक ही प्रकार के यज्ञ की जानकारी मिलती है, राजसूय नामक यज्ञ, जबकि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का प्रचलन और बढ़ गया और राजसूय नामक यज्ञ के साथ साथ वाजपेयी और अश्वमेध नामक यज्ञ भी होने लगे। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए होता था, एम्पायर को बढ़ाने के लिए होता था। मैंने आपको बताया कि जनपद में से जो सबसे शक्तिशाली थे, उन्होंने बाकी जनपद को जीत के एक महाजनपद बना लिया। तो अश्वमेध यज्ञ होता था साम्राज्य विस्तार के लिए, एम्पायर एक्सटेंशन के लिए। और साम्राज्य विस्तार हमको कहीं ना कहीं राजा की बढ़ते हुए ताकत या केंद्रीकरण के बारे में इशारा कर रहा है कि राजा की शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है। राजा का मुख्य काम पहले जो अपनी जनता की रक्षा करना था और युद्ध लड़ना था, वहीं राजा के दायित्वों में से अब मुख्य दायित्व एक साम्राज्य का विस्तार करना भी जुड़ गया। यहां तक कि आप महाजनपद काल में जब जाते हो तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है
कि राजा का जो मुख्य धर्म अर्थ कर्म मोक्ष है, धर्म अर्थ कर्म मोक्ष, 4 पुरुषार्थों की जानकारी हमको मिलती है। अरे भारतीय परंपरा में जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष, तो सबसे सेंट्रल फिलॉसफी हमेशा धर्म ही रही और राजा का मुख्य एक पेशा भी धर्म ही बताया गया, राजा को धर्म से रिलेट करके बताया गया। लेकिन चाणक्य के अर्थशास्त्र में 4 पुरुषार्थों में से सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है अर्थ को। तो चाणक्य ने अर्थ को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताते हुए बोला कि कहीं ना कहीं राजा को अपनी व्यवस्था को या अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अर्थ को कलेक्ट करना होगा और अर्थ को कलेक्ट करने के लिए उसको अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं साम्राज्य विस्तार या राज्य की पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, राजा की शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है, इसको कहीं ना कहीं साम्राज्य विस्तार से जोड़ के देखा जा सकता है। तो जहां पे राजा का मेन काम पहले दूसरा हुआ करता था, अब साम्राज्य विस्तार भी उसका मेन काम हो गया और यज्ञ की परिकल्पना भी बढ़ी और राजा की पोजीशन जब जब मजबूत होगी, सभा समिति जैसी जो जनजातीय संस्थाएं थी वे भी अब कमजोर होना शुरू हो गई और राजा के चुनाव में उनकी जो भूमिका थी वो भी लगभग खत्म हो गई। इस प्रकार की चीजें हमको देखी जा सकती हैं। तो जो धर्म था, वैदिक सभ्यता में जो धर्म था वो यज्ञ पे आधारित रहा। अरण्यक काल में वे तप पर आधारित हो गया और उपनिषद काल में वे ज्ञान पे आधारित हो गया। तो ये उपनिषद काल, अरण्यक काल, ये हम अगले लेक्चर में जब देखेंगे तब पढ़ेंगे कि क्या क्या अंतर आया। तो वैदिक परंपरा मुख्यतः, एक और बार रिपीट कर रहा हूं अगले लेक्चर का आपको, ताकि से क्रिएट हो जाए बेसिस। वैदिक सभ्यता यज्ञ पे आधारित रही। दूसरी ओर जो अरण्यक था वो तप पे आधारित रखा। तप मतलब आप जंगलों में जाके तप करेंगे, और जो उपनिषद काल था उसका मुख्य आधार ज्ञान पे आधारित था। मोक्ष की अवधारणा का विकास हुआ। तो दोस्तों आप लोग एक बात को याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट काम की बात आपको बता रहा हूं कि भले ही उत्तर वैदिक काल के बाद के समय में उपनिषद काल की शुरुआत हुई और उपनिषद काल में पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी अवधारणाएं आई, और पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी अवधारणाएं जब आई तो कर्म बहुत ज्यादा प्राथमिक हो गया। कर्म बहुत ज्यादा प्राथमिक इसलिए हो गया क्योंकि अगर पुनर्जन्म से बचना है तो कर्म की फिलॉसफी से आपको कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों को करना पड़ेगा, तब आप लाइफ के चक्र में से बाहर निकल पाओगे और मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। तो उपनिषद काल में पहली बार भारतीय परंपरा में हमको मोक्ष और पुनर्जन्म जन्म जैसी अवधारणाएं मिली। तो वहां से फिर भारतीय दर्शन शास्त्र में एक अलग ही स्कूल ऑफ थॉट का निर्माण हुआ। और फिर आप देखते हो कि उपनिषद काल के बाद जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं वो भी निर्वाण और केवल्य की प्राप्ति पे बल देते हैं, जहां पे एक तरफ महात्मा बुद्ध अष्टांगिक मार्गों के द्वारा अपनी निर्वाण की फिलॉसफी पे, ज्ञान की प्राप्ति पे बल देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जैन धर्म केवल्य की प्राप्ति पे बल देता है। तो मोक्ष की अवधारणा उपनिषद काल से आई। तो कहीं ना कहीं जो वैदिक धर्म था, अब देखिए आप ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे तो मजा आएगा। मैं आपसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक दूसरे से रिलेट करके। अगर इतिहास में किसी भी प्रकार का इंटरकनेक्टिविटी नहीं है, टॉपिक की पढ़ाई से थोड़ी ना काम चलेगा। अगर आपको टॉपिक की पढ़ाई करना होती तो फिर आप यहां पे क्यों आते? यहां पे आने का आपका मतलब ही नहीं होता। और मेरी उन लोगों से खास विनती कि जो टॉपिक पढ़ाई ही इतिहास को समझते हैं वो यहां पे ना ही आए, इससे बढ़िया तो अच्छा है, क्योंकि फिर फायदा ही क्या होगा इस कोर्स को अटेंड करने का। तो टॉपिक की पढ़ाई अब यूपीएससी में नहीं आती कि आपने टॉपिक पढ़ लिए, कारण प्रभाव की पढ़ाई, 1857 की क्रांति के कारण, 1870 की क्रांति के परिणाम, उसके प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति के कारण उसके प्रभाव। जब तक फ्रांसीसी क्रांति को भारतीय राष्ट्रवाद से और रूसों से आप लिंक करके नहीं पढ़ोगे तब तक यूपीएससी का एग्जाम करेक्ट नहीं होगा। हालांकि पीएससी में से आज कई सारी ऐसी, अगर कोई पीएससी में है तो पीएससी में काफी सारी ऐसी आपकी, जैसे कि आप एमपीपीएससी की बात करो तो मेरे अनुसार उसका सिलेबस अभी तक इतना इवॉल्व नहीं हुआ है। बहुत हद तक टॉपिक की पढ़ाई से काम चल जाएगा, लेकिन कंपटीशन ज्यादा है। तो आप टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हो लेकिन दूसरा व्यक्ति इंटर कनेक्टिविटी की पढ़ाई कर रहा है, तो फिर आप वहां पे कमजोर हो जाओगे। लिमिटेड सीट्स होती हैं।
तो कहीं ना कहीं हमको मेहनत ऐसी करना होगी और इतनी करना होगी कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से वो दूसरे एवरेज छात्र या छात्रा से, एस्पिरेंट से ज्यादा हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इतने प्रतिशत नंबर को स्कोर कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। कंपटीशन है, एक एक दो दो नंबर से आपसे यदि किसी के ज्यादा है तो वो आ जाएगा, आपके यदि किसी से ज्यादा है तो आप आ जाओगे। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी फैक्ट दैट हिस्ट्री इज नॉट ए टॉपिक या यूपी इज नॉट ए टॉपिक स्टडी। ये टॉपिक वाला अध्ययन नहीं है, बल्कि मेरा तो पूरा ये कहना है कि अगर आप यूपीएससी के पूरे, जैसे कि जीएस के, चलो ऑप्शनल अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जीएस, अगर आप उसकी जीएस के पूरे टॉपिक्स को पढ़ोगे तो जीएस के पूरे टॉपिक्स, मान लो आप जैसे कि 400 स्टैंडर्ड टॉपिक्स निकल के आए, हिस्ट्री में आ गए जैसे 40 टॉपिक्स, ज्योग्राफी में आ गए आपके 50 टॉपिक्स, इसी तरह से आपके पूरे टॉपिक्स निकल के आए, तो 400 पूरे टॉपिक्स में आपस में पूरा जुड़ाव होना चाहिए, लिंकिंग एबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी में आप जब तैयारी कर रहे हो तो उनको जो ऑफिसर चाहिए वो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी के ऑफिसर चाहिए, जो 2 जूल की रोटी के बारे में ना सोचें, जो औद्योगिक क्रांति चौथी जो चल रही है, ऑटोमेशन जो 52% पोटेंशियल है और 97-98% जो स्किल डेवलपमेंट अंडर स्किल्ड है वर्कफोर्स इंडिया की, और 85% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाले पॉइंट्स पे देख के पूरी चीजों को समझ के क्रिटिकल थिंकिंग को कर पाए। वो कब होगा? अगर आप अपनी पढ़ाई को पूरा इंटर कनेक्टिविटी के साथ करोगे और उसके साथ साथ सोचने की क्षमता का विकास करोगे। तो केवल हम यही कोशिश ना करें कि हम इस पढ़ाई को केवल एक सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए करें, बल्कि इससे हम सीख क्या रहे हैं, इसके साथ हमको रिलेट करते हुए पढ़ाई करना होगा। तो ऋग वैदिक काल में जो धर्म था, उसका मेन दर्शन जो था, वो मुख्य दर्शन ऋग वैदिक कालीन धर्म का भौतिकवादी सुखों की प्राप्ति करना रहा। लोग भौतिकवादी जीवन को जिया करते थे और कहीं ना कहीं यज्ञ भी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करने के लिए हुआ करते थे। और ऋग वैदिक काल में जो अधिक महत्वपूर्ण आप देवता देखोगे, वरुण देखोगे, इंद्र देखोगे। इंद्र को कहीं ना कहीं युद्ध का देवता भी बोला गया। तो इन प्राथमिक देवताओं में से एक है, मतलब युद्ध की बड़ी भूमिका रही ऋग्वैदिक काल में, कहीं ना कहीं इसको देखा जा सकता है। और वरुण जो देवता थे वो भी एक बहुत बड़े देवता थे, और वरुण को ऋतस्य गोप भी कहा गया। वरुण को ऋतस्य गोप भी कहा गया, है ना। तो ये इस प्रकार का ऋग्वैदिक कालीन धर्म था। तो दोस्तों, हमने सोसाइटी के बारे में जानने की कोशिश करी और पॉलिटी और रिलीजन और इकोनॉमी के बारे में शुरू करा हमने। अब चूंकि मैं आपको एक एक चीज को लेंथ और ब्रेड्थ में पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आपको ये काम दे रहा हूं कि मैंने इकोनॉमी आपको लिखा है, तो इन तीनों के पॉइंट्स आप तैयार करें। और सभी लोगों से आग्रह है कि जब भी आपको कुछ होमवर्क दिया जाए तो आप मुझे वो कॉपी में ना दें, आप लोग उसको फोटो कॉपी करा के सबमिट करें मेरे इवैल्यूएशन में, ताकि मुझे आसानी रहे, ढूंढने में दिक्कत ना आए। जितने भी एस्पिरेंट्स इसको ऑनलाइन देख रहे हैं वे सभी लोग इसको मेल करें। मेल आईडी आपको पता है, anujgarcoaching@gmail.com। तो आप इन चीजों को जरूर लिखें। अब हम अपने रिवीजन के साथ आज के लेक्चर को रोकेंगे। ऋग्वैदिक काल में हड़प्पा सभ्यता की तुलना में कहीं ना कहीं हमारे पास पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ साथ साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस की भी भूमिका बढ़ जाती है, और हम थोड़ा ज्यादा स्पष्ट रूप से कह पाते हैं। बल्कि पूरा आप प्राचीन इतिहास में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप साहित्यिक स्रोतों की भी भूमिका को बढ़ते हुआ देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में हमने अर्थव्यवस्था की बात करी। सबसे पहले तो हमने वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में देखा, एक था लेटर वैदिक पीरियड, एक था ऋग्वैदिक पीरियड 1500 से 1000, एक था लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600।
और इन दोनों में हमने एक दूसरे में क्या डिफरेंसेस था इसको देखने की कोशिश करी। हमने देखा कि ऋग्वेदिक काल में जो समाज था वह जन आधारित था, या जो राज्य था वो जन आधारित था, वह क्षेत्र आधारित नहीं था, जिसका एक बहुत बड़ा कारण कृषि अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का ना आना था। और लोगों ने ज्यादा परमानेंट जीवन यापन नहीं किया, और वही जो जन आधारित जीवन ऋग्वेदिक काल में हुआ करता था वो जन आधारित से क्षेत्र आधारित होने लगा। और कहीं ना कहीं लोगों ने ज्यादा कृषि के कारण स्थायी जीवन यापन करना भी शुरू किया और क्षेत्र आधारित जीवन उन्होंने जिया। ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था में कृषि अर्थव्यवस्था द्वितीयक अर्थव्यवस्था होने के कारण कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कर प्रणाली टैक्सेशन सिस्टम का ज्यादा विकास नहीं हुआ, और बलि नामक टैक्स भी कंपलसरी टैक्स नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं राजा की आय के स्रोत भी लिमिटेड रहे, और ना ही राजा की स्थिति ज्यादा मजबूत हो पाई और ना ही ज्यादा स्पष्ट हो पाई, और राजा ने अपनी नौकरशाही और सेना भी नहीं रखी। वहीं उत्तर वैदिक काल में कृषि के बढ़ते महत्व के कारण ऐसा देखा जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल की तुलना में कृषि का ज्यादा प्रसार हुआ, जिसके कारण हम कर प्रणाली का विकास होते हुए अब दो नए भाग और शुल्क नामक टैक्स देखते हैं। वही बलि नामक टैक्स भी अब कंपलसरी टैक्स हो जाता है, जो कर प्रणाली के बेहतर विकास को दिखाता है। और कहीं ना कहीं लोहे के उपयोग के कारण भी कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, परंतु कृषि अर्थव्यवस्था में लोहे का यूज अभी भी सीमित ही रहा, क्योंकि उसका अभी तक इस तापमान तक लोग नहीं पहुंचे थे, और ज्यादा प्रयोग उसका केवल किस चीज में रहा, ज्यादा प्रयोग उसका शस्त्रों में रहा। तो राजा की पोजीशन हालांकि थोड़ी सी मजबूत हुई, लेकिन अभी भी नौकरशाही का उतने बड़े पैमाने पे विकास नहीं हो पाया जितना महाजनपद काल में होगा। और राजा की पोजीशन उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेदिक काल की तुलना में थोड़ी सी मजबूत हुई, और केंद्रीकरण के तत्व आए। केंद्रीकरण के तत्वों के आने के कारण कबीलाएं संस्थाएं कमजोर हुई। जो सभा समिति विदत गण जैसी संस्थाएं पहले मजबूत थी, अब सभा और समिति बची, विदत और गण चली गई, और सभा और समिति की भी वो हो गई। ऋग्वेदिक कालीन समाज में जहां पहले स्त्रियों को सभा और समिति जैसी संस्थाओं में भी प्रवेश करने की अनुमति थी, लेटर वैदिक पीरियड में उनकी पोजीशन कमजोर होने के कारण ये अधिकार उनके समाप्त हुए। जहां पहले वे अंतर जाति विवाह कर सकती थी, विधवा पुनर्विवाह का अधिकार था, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी प्रथाएं नहीं होती थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं स्त्री की दशा में गिरावट आने के कारण, जैसा कि हमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में भी जानकारी मिलती है कि स्त्री के जन्म को उत्तर वैदिक काल में दुख का कारण माना गया, वहीं ऋग्वेदिक काल में स्त्री के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया गया। हालांकि पिता की पहली कामना पुत्र जन्म की होती थी। ऋग्वेदिक काल में स्त्री की दशा अच्छी ही बनी रही, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में यज्ञ में पत्नी को भी बैठने का अधिकार था, उपनयन संस्कार का भी अधिकार था, शिक्षा में भी अधिकार था, पिता की संपत्ति का भी अधिकार था। तुलनात्मक दृष्टिकोण से इसमें हम उत्तर वैदिक काल में डिक्लाइन हास होते हुए देखते हैं। ऋग्वेदिक कालीन समाज जन आधारित समाज था, उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र आधारित हो गया। ऋग्वेदिक कालीन समाज में एक प्रकार की जाति व्यवस्था में गतिशीलता को देखा गया, वहीं दूसरी ओर जो लचीली जाति व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में हुआ करती थी, अब वे कठोरता की ओर मुड़ने लगी, क्योंकि ऋग्वेदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में जो समाज था, जो वर्ण व्यवस्था थी, वह जाति मूलक की अपेक्षा वे जन्म मूलक हो चुकी थी, कर्म मूलक की अपेक्षा। ऋग्वेदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में धार्मिक उद्देश्यों में उतना बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। लोगों ने भौतिकवादी जीवन यापन करने को देखा। हालांकि समाज में कई प्रकार के धार्मिक कर्मकांड उत्तर वैदिक काल में आते चले जा रहे थे, और ब्राह्मणों का वर्चस्व उत्तर वैदिक सभ्यता में बढ़ता चला जा रहा था। यदि आप अथर्व वेद की चर्चा करते हैं तो अथर्व वेद की मंडकोपनिषद में आपको सत्यमेव जयते की जानकारी मिलती है। वहीं अथर्व वेद में जो वैदिक सभ्यता में रचा गया आखिरी वेद है, उससे हमको यह भी जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं धार्मिक कर्मकांड अंधविश्वास आते चले जा रहे थे। इसलिए जब उपनिषद काल आया तो उपनिषद काल ने यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की, कि टूटी हुई नाव है यज्ञ, क्योंकि यज्ञ की अपेक्षा उपनिषद काल में अब मोक्ष की अवधारणा को बल मिला, तो यज्ञ की तुलना उसने टूटे फूटे नाव से की, जिसका अर्थ यह है कि टूटी फूटी नाव से जैसे कि भवसागर पार नहीं किया जा सकता, वैसे ही उपनिषद काल में यह बोला गया कि
मोक्ष को यज्ञ की परिकल्पना से प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना। तो इस प्रकार का परिवर्तन आया। अब जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको लिखने को कहे वो आप लिख लेना, जितने भी डेमो आंसर्स मैंने आपसे क्वेश्चंस को बोला है वो आप लिखें। एक प्रकार की इंटरकनेक्टिविटी को डेवलप करें। ये एक हिस्ट्री, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक इवेंट, एक घटना नहीं है कि कोई भी चीज रातों रात हो जाएगी, इसमें समय लगता है। अगर इतना ही सरल यूपीएससी की परीक्षा होती तो हर कोई कर लेता इसको, लेकिन हम पहले ही इस पढ़ाई में जब कूद चुके हैं, कठिन तो है लेकिन अगर हम समय देंगे तो अवश्य हमको सफलता प्राप्त होगी। अब मैं आपके लिए चीजों को इतना आसान बना रहा हूं, अब आपका यह कर्तव्य कि आप आर.एस. शर्मा से इसको पढ़ लो, एनसीईआरटी में से इसकी रीडिंग करो, जो चीजें छूटी हैं उनको भी कवर करो, कोई डाउट आती है पूछो, आंसर राइटिंग करो। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन फॉर टुडे। हम अगले काल में महाजनपद काल और जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उपनिषद काल भी देखेंगे। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।